नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी मैंने प्लेटो का जो चैप्टर है ये फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था जस्टिस का कॉन्सेप्ट प्लेटो का एंड फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट प्लेटो का क्या था। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट प्लेटो का एंड जो सबसे मेन है इसका कॉन्सेप्ट एजुकेशन का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी एंड फैमिली का, एंड फिलोसफिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है प्लेटो का। आज की इस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे। देन आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब चलिए हम बात करते हैं कम्युनिज्म एंड फिलोसफिक एजुकेशन का। तो मैं इन चैप्टर्स को आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझाऊंगा, बट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के द्वारा थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का सिद्धांत क्यों दिया गया है, पहले तो आपको ये समझना है। देखो, प्लेटो चाहता था एक आइडियल स्टेट बनाना, एक आदर्श राज्य बनाना जिसका एक किंग होगा, जिसको इसने कहा था फिलोसोफर किंग। ये फिलोसोफर किंग एक दार्शनिक राजा होगा जिसके पास दुनिया भर की तमाम नॉलेज होगी, सारी सूचनाएं, सारी जानकारी इसके पास होगी, बहुत बुद्धिमान होगा ये। तो इस बुद्धिमान व्यक्ति, इस बुद्धिमान पर्सन को पहचानेंगे कैसे, उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप कैसे करेंगे जो एक फिलोसोफर किंग के अंदर होनी चाहिए। इसलिए प्लेटो कहता है कि हम एक ऐसी एजुकेशन की स्कीम अपनाएंगे जो कि स्टेट कंट्रोल होगा। ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे और टाइम टू टाइम उनका एग्जाम भी ले और एक एज की कैटेगरी में ये एजुकेशन दे, इस एज की कैटेगरी में ये एजुकेशन दे। अभी आपको बताऊंगा कौन सी एजुकेशन। और अल्टीमेटली जब फाइनल उसका एक एज आ जाएगा उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई, इसने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है और इसके अंदर वो क्वालिटीज़ है जो एक फिलोसोफर किंग के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए प्लेटो ने दिया है अपना कौन सा सिद्धांत? शिक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो पहला इसका मकसद क्या है? राजा का पहचान, दैट मीन्स फिलोसोफर किंग बनाना, एक आइडियल स्टेट का किंग बनाना। तो पहली इसकी वजह यह है। दूसरी वजह यह है क्योंकि उस टाइम पे जब इसका प्लेटो का जन्म हुआ तो ग्रीस के एथेंस में जो सोफिस्ट, दैट मीन्स वहाँ के अधिकारी या फिलोसोफर कह सकते हो, अनएजुकेटेड हुआ करते थे। करप्शन बहुत हो गया था। इसी के अगेंस्ट में जब सुकरात ने आवाज़ उठाई तो उसको भी जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा प्लेटो के ऊपर। तो प्लेटो सभी समस्याओं का जड़ एजुकेशन को मानता था। प्लेटो कहता है उनकी मानसिकता खराब हो जाएगी और उनकी मानसिकता या सारी समस्याओं को ख़त्म करना है हमें, तो हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। यानी कि प्लेटो ऐसा फर्स्ट फिलोसोफर हुआ जिसने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, सबसे ज़्यादा फोर्स किया एजुकेशन पे कि सभी लोगों को एजुकेट करना है हमें। तो ये दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम ये जानते हैं कि प्लेटो की जो स्कीम है थ्योरी ऑफ एजुकेशन की, ये है क्या। प्लेटो ये कहता है कि एक ऐसी स्कीम है ये जो जीवन भर चलने वाली है। मान लो जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन आपकी डेथ होने वाली है उस दिन तक चलने वाली है। यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है ये आपकी ज़िंदगी भर चलेगी, ये कभी बंद नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन बीच में किस एज तक कौन सी एजुकेशन मिलनी है, कौन सी एजुकेशन देनी है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये प्लेटो बताने वाला है अपने इस स्कीम के अंदर। तो एक ऐसी स्कीम जो आपके ज़िंदगी भर चलने वाली है, यानी कि लाइफ टाइम तक चलेगी। यानी कि प्रोसेस ऑफ जो लर्निंग है ये बंद नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लेटो की मेन स्कीम क्या है। प्लेटो ये कहता है कि ये जो स्कीम है ये 6 साल से लेकर 50 साल की एज तक चलेगी, लेकिन जो सीखने की इच्छा है, चाहे इंसान बुढ़ा भी क्यों ना हो, 80 साल 90 साल का, ये कभी बंद नहीं होगी। इंसान सीखता तो मरते दम तक रहेगा, लेकिन ये पॉलिसी 6 साल से लेकर 50 साल तक चलने वाली है। तो अब प्लेटो बताने जा रहा है आप सभी को अपने एजुकेशन का प्लान, जिसका अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है? एक फिलोसोफर किंग बनाना जो आप सभी पे राज कर सके, दैट मीन्स गार्जियन की तरह आप सभी पे रूल कर सके। और ऐसा कब हो पाएगा? जब इस एजुकेशन सिस्टम के तहत सभी लोग एजुकेट होंगे। ये एजुकेशन सिस्टम स्टेट कंट्रोल है, दैट मीन्स ये एजुकेशन कोई इंसान इंडिविजुअल नहीं दे रहा, ना ही कोई प्राइवेट लोग दे रहे हैं आपको, ना ही कोई स्कूल दे रहा है। ये एजुकेशन आपको स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है। स्टेट का मतलब यहाँ पे सिंपल गवर्नमेंट से है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिसको प्लेटो के द्वारा एक अधिकारी बनाया गया है और ये अधिकारी ही स्टेट है। अब स्टेट के द्वारा सभी लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये ध्यान रखना आपको, स्टेट कंट्रोल है ये, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या ट्रेनिंग देनी है क्या ट्रेनिंग नहीं देनी है, ये सब कुछ स्टेट कंट्रोल है, स्टेट को ही डिसाइड करना है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है ये है क्या। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
पहला कहा इसने प्राइमरी एजुकेशन, जो स्टार्टिंग के एज में आपको एजुकेशन दिया जाएगा। सेकंड इसने कहा है हायर एजुकेशन, जो 20 साल की एज के बाद ये स्टार्ट होती है हायर एजुकेशन। तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में ही प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के अंदर आपको क्या देने वाला है प्लेटो भाई इस एजुकेशन स्कीम के अंदर। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन, जिसको इसने अर्ली एजुकेशन या प्रारंभिक शुरुआत की एजुकेशन भी कहा है। देखो, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, पैदा होने से लेकर 6 साल की एज तक, यानी कि शुरुआत में 6 साल की एज तक बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ स्टोरीज सुनाई जाएगी। जैसे हमारी दादी बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसके अंदर मोरलिटी और कुछ रिलीजियस यानी कि धार्मिक कुछ कहानियाँ सुनाई जाएगी, जिससे कि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो नैतिकता की भावना है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड जो स्टार्टिंग में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, यानी कि जो धार्मिक रूप से जो हमारे ग्रंथ हैं, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे कि एक इंसान को जीव हत्या, चींटी तक को नहीं मारना चाहिए। वैसे ही स्टार्टिंग में एक इंसान को, एक बच्चे को क्या होगा, स्टेट के द्वारा स्टोरीज सुनाई जाएगी। जो स्टेट के अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, बच्चे को स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स से ले लेंगे, और पेरेंट्स से लेने के बाद स्टेट अपने पास रखेंगे। इस शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेट के पास ही ये लोग रहेंगे, स्टेट इनको कंट्रोल करेगा और स्टेट इनको एजुकेशन देगा। अब इन बच्चों को अपने फैमिली के बारे में भी नहीं पता होगा, क्योंकि फैमिली को अगर मान लो पेरेंट्स को इन बच्चे के बारे में पता है तो वो नेपोटिज्म आ जाएगा, और प्लेटो नेपोटिज्म के अगेंस्ट में वो कहता है कि नहीं, वो कंसेप्ट देता है कम्युनलिज्म का। किसका? साम्यवाद का। फैमिली से और प्रॉपर्टी से, यानी कि एक पेरेंट्स के पास, यानी कि जो एक आदमी होगा जो आगे चल के फिलोसोफर बनने वाला है, अगर पहले ही अगर उसको ये पता होगा कि उसकी फैमिली है, उसके बाल बच्चे ये हैं, तो उसकी फीलिंग इनके प्रति आ जाएगी। ऐसे तो जो सिद्धांत ये कहता है प्लेटो का कि एक राजा के लिए पूरी जनता उसकी प्रजा है और पूरी जनता उसकी फैमिली है। एक बच्चा या 2-3 बच्चे उसके होंगे तो इससे तो उसके पास उसे फीलिंग जाएगी, फिर वो उनके लिए सोचेगा, ना कि प्रजा के लिए सोचेगा। ठीक है, तो ये भी हम आगे क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। ये इसका कम्युनिज्म का कंसेप्ट है, ये आपको मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए आपको। चलिए, तो 6 साल की एज तक बच्चे को सिर्फ स्टोरीज सुनाई जाएंगे, मोरलिटी की और धार्मिक की, यानी कि नैतिकता और धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा उसको। और बच्चों को खुद दबा के जो वो खेलना चाहे, कूदना चाहे, आराम से खेल कूदे, थोड़ा बोलना सीखे, थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए। तो ये कब तक होगा? ये 6 साल की एज तक होगा, बच्चे के पैदा लेने से लेकर 6 साल की एज तक। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, ये हम प्राइमरी एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, 6 साल की एज तक उसको स्टोरी सुनाई जाएगी मोरलिटी की और रिलीजियस की। एंड इसके बाद आती है 6 साल से लेकर 18 साल की एज तक। कह सकते हो कि ये ऐसी एजुकेशन है जो नौजवानों को दी जाएगी। प्लेटो यहाँ पे कहता है कि 6 साल से लेकर 18 साल की एज तक सभी लोगों को व्यायाम करवाया जाएगा। व्यायाम का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज, योगा करवाई जाएगी। एंड उसके बाद उनको म्यूजिक की नॉलेज दी जाएगी। किसकी? म्यूजिक की नॉलेज। क्योंकि व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट होती है, और गाने सुनने से या गाने गाने से आपका माइंड फिट होता है। दैट मीन्स आपको मन को शांति मिलती है। ऐसा कभी होता नहीं, जब हम बहुत उदास होते हैं या काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम गाने सुन लेते हैं, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, मज़ा आ जाता है। सेम इसी तरीके से बताता है प्लेटो। उस टाइम भी ये चीज़ें समझ रहा है, सोचो। तो पहला क्या बताता है, ये एक्सरसाइज करना है। क्योंकि बार्कर ने भी कहा है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर का प्रशिक्षण है। अगर सबसे पहले अपने हम बॉडी फिट नहीं करेंगे तो हमारा ये माइंड फिट नहीं होगा, और माइंड फिट करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। ये प्लेटो से लेकर बार्कर तक ने भी कहा है। और इसलिए प्लेटो कहता है यहाँ पे सभी को सादा भोजन खाना है, हेल्दी फूड खाना है। अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर की नीड पड़ेगी नहीं किसी को भाई। तो ये कहता है कि स्टार्टिंग में उनको इतना हमें तंदुरुस्त कर लेना है कि डॉक्टर की नीड ही ना पड़े, कभी ना हो, बीमारी ना हो कभी। तो प्लेटो यहाँ पे ये कहता है सादा भोजन खाएंगे, उच्च विचार रखेंगे। एंड इस तरीके से बच्चे को ना कभी बीमारी होगी, ना कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, सादा भोजन भी कर रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसको। तो शारीरिक विकास के लिए सात्विक भोजन, दैट मीन्स हेल्दी फूड उसको देना है, ताकि वो फिजिकली डेवलप हो सके। आज हम सुबह सुबह उठते अंड पंड चीज़ें खा लेते हैं, मान लो तला हुआ चीज़ खा लिया, कुछ भी खा लेते हैं, आज यही होता है। फिर क्या होता है, पेट निकल के बैठ जाते हैं भाई। फिर ना जाने 2-4 दिन के बाद ये बीमारी, 6 दिन के बाद ये बीमारी, 10 दिन के बाद ये बीमारी में ज़िंदगी काटने लग जाते हैं। अगर हम भी सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, अंडपंड चीज़ें ना खाएं जो पेट को या हमारे शरीर को हम पहुंचाती है, तो ये भी हम बच सकते हैं भाई। प्लेटो से ये तो सीख ही सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बताता है ये कि हमें हेल्दी फूड लेनी है स्टार्टिंग में। ये 6 साल से लेकर 18 साल के बीच तक की इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे नेटलशिप एक थिंकर है, इसने भी कुछ कहा है। क्या कहा है कि शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग में खुराक का सादापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैट मीन्स अगर सादापन नहीं रहा,
अगर बच्चों ने स्टार्टिंग में ही अनपढ़ चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिया तो समझ लो बीमार हो जाएगा वो। तो प्लेटो का जो अल्टीमेटली जो गोल है एक फिलोसफर किंग बनाना, वो बीच पे ही टूट जाएगा इसका सपना। वो बीच में टूटने नहीं देना चाहता प्लेटो, इसलिए बोलता है कि हेल्दी फूड खाना है। कोई भी बच्चे ऐसे अंडरस्टैंड खाना नहीं खाएंगे जिससे कि बीमार हो जाए वो, यानी ऐसा चीज़ नहीं खा लेंगे जो बच्चों को सूट नहीं करता। एंड इसके बाद प्लेटो का मानना है कि जो व्यक्ति सादा भोजन करेगा रोग मुक्त हो जाएगा, कभी बीमारी नहीं होगा। यदि नागरिक नियमित रूप से एक्सरसाइज या हेल्दी फूड लेते रहेंगे तो कभी रोग के चपेट में नहीं आएंगे और उन्हें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से प्लेटो ये कहता है कि हमें सादा भोजन करना चाहिए, हमें बीमार नहीं होना है। तो बच्चे को स्टार्टिंग में इतना व्यायाम करवाया जाएगा, इतनी एक्सरसाइज करवाई जाएगी कि ज़िंदगी भर वो तंदुरुस्त रहेगा। प्लेटो ये मान कर चलता है, ठीक है। इसके बाद आती है बी पॉइंट में, यानी कि पहले तो एक्सरसाइज बताया गया, दूसरा है म्यूजिक, यानी कि उसको म्यूजिक भी सिखाई जाएगी। गाना सुन भी सकता है वो, गाना गा भी सकता है वो, यानी कि ओपन माइंड तरीके से। वारकर यहाँ पे कहता है कि यह मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। दैट मीन्स एक्सरसाइज से बॉडी फिट होगी और म्यूजिक से आपका माइंड फिट होगा, ये मन को शांति देती है आपको। तो वारकर भी ये कहता है कि अगर माइंड को हमें ट्रेनिंग देनी है तो हमें गाने सुनने चाहिए और गाने भी चाहिए, भाई गाए भी क्यों ना यार, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें मन को शांति देती है। तो सेम प्लेटो ने उस टाइम पे, आज से हज़ारों साल पहले, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है, जो आज हम आए दिन अपनी लाइफ में भी करते हैं। अब प्लेटो यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम ये सब नॉलेज देते हैं बच्चों को तो इसी बीच में हम उनको हिस्ट्री भी सिखाएंगे, कुछ हिस्ट्री की नॉलेज भी देंगे। एंड इसी बीच में पेंटिंग की, मूर्तिकार की, अलग अलग डांसिंग, है ना, कुछ गाने बजाने की, हम सुर की जो भाई के सुर ताल क्या होती है, ये सब हम इन सब को सिखा देंगे बच्चों को। तो 6 साल से 18 साल के बीच में लेकर ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज भी, म्यूज़िक भी, हिस्ट्री भी और कुछ बेसिक नॉलेज जिसके अंदर म्यूज़िक आ गया। एंड आपकी देखें तो हम कुछ आर्ट एंड लिटरेचर की नॉलेज आ गई, मूर्तिकार लिटरेचर, भाई मूर्तिकार कैसे बनाते हैं, ये कैसे मूर्तियाँ बनाई जाती है, ये सारे नॉलेज आ गए, है ना। तो तमाम उनको कुछ बेसिक नॉलेज दी जाएगी। ये सब कर लेने के बाद जो व्यक्ति की, एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाएगी, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी होगा, शरीर भी फिट, मन भी फिट होगी। तो वो काफ़ी मतलब कि अपने आप को एक नवजात शक्ति का अनुभव करता है। डैट मीन्स वो नया लगता है कि हाँ वो काफ़ी तंदुरुस्त है, अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग उसके अंदर वाइब्स आती है, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार संगीत शिक्षा द्वारा मनुष्य के शौर्यत्व पर संयम कायम रखा जाता है। मनुष्य का जो शांत स्वभाव है वो गाने सुनने से होता है। आज भी हम 90s के सॉन्ग सुनते हैं, 80s के सॉन्ग सुनते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। क्या बात है, हम उस फीलिंग में खो जाते हैं। आज की बात नहीं कर रहा मैं, 90s की, क्या बात है, क्लियर है। वहाँ पे आत्मा का विकास करता है कौन सॉन्ग? प्राइमरी एजुकेशन, जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहा जाता है, इसके अंदर लिटरेचर को भी शामिल करता है प्लेटो, क्लियर है। यहाँ पे इस तरीके से प्लेटो बताता है कि 6 साल से लेकर 18 साल तक बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिसके अंदर प्लेटो कहता है कि एक्सरसाइज और म्यूजिक की नॉलेज तो दी ही जाएगी, इसके साथ ही हिस्ट्री या तमाम कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो भी उनको दी जाएगी। अब 6 साल से 18 साल की एज तक जो दिया जाना है वो दे दिया। अब बारी आती है 18 साल से लेकर 20 साल की एज तक, कह सकते हो आप 2 साल तक। 2 साल तक सभी लोगों को मिलिट्री एजुकेशन दिया जाएगा। बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक आगे सिर्फ सीख ही रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी ही जा रही है। अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना छोटा ना बड़ा, कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं लिया गया। लेकिन अब क्या होगा, 18 साल से लेकर 20 साल की एज तक, मान लो 2 साल तक उनको सिर्फ मिलिट्री एजुकेशन, आर्मी की तैयारी करवाई जाएगी। मिलिट्री एजुकेशन, कैसे वो लड़ते हैं, उनकी वीरता क्या है, उनका क्रेजीनेस क्या है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 20 साल की एज में होगा एक एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में जो भी होगा फेल, उसको वर्किंग क्लास के अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि सबसे ऊपर विवेक यानी कि रीज़न है, वो राजा बनता है, वो फिलोसफर किंग बनता है। बीच में यहाँ पे क्रेजीनेस दैट मीन सोल्जर बनता है, वो आर्मी बनता है। और ये जो सबसे नीचे है ये है वर्किंग क्लास, यहाँ पे फार्मर्स वगैरह हैं, लेबर्स वगैरह हैं, आर्टिसियंस वगैरह हैं, वो हैं। तो प्लेटो कहता है कि जो 20 साल की एज में फेल हो जाएगा वो वर्किंग क्लास में जाएगा, यानी वो सोल्जर बनने और राजा बनने के लायक है ही नहीं। तो अब क्या होगा, जो फेल होने वाला बंदा है वो चलेगा वर्किंग क्लास में, जो पास हो गया वो बन जाएगा सोल्जर, आर्मी में जाएगा वो, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में भी वो 2 कैटेगरी बनाता है। तो हायर एजुकेशन को भी इसने 2 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। पहला लेवल कौन सा है? पहला है 20 साल से लेकर 30 साल की एज तक ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जिसके अंदर आपको जियोमेट्री डेट मीन्स रेखागणित पढ़ाया जाएगा, ज्योतिष शास्त्र डेट मीन्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एंड फोनेटिक्स यानी कि स्वर विद्या, कैसे स्वर
कैसे बोला जाता है, अलग अलग व्यंजन यानी कि जो अक्षर होते हैं या अलग अलग जो डिजिट होती है उनकी पहचान, एंड आपको स्वर विद्या, बोलने का तरीका, ये सब आपको इसी एज में सिखाया जाएगा। साइंस में ज्योमेट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है प्लेटो का कि ये तो देना ही देना है सभी लोगों को, ये एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए। तो 20 से लेकर 30 साल की एज तक ये एजुकेशन देने की बात करता है। एंड इसके बाद 30 साल की जब एज हो जाएगी उसकी, तो 30 साल की एज में एक होगा एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में जो हो गया फेल वो बनेगा सोल्जर। क्लियर है यहाँ पे, वो बनेगा सोल्जर। अब इसके बाद बारी आती है 30 साल से लेकर 35 साल के बीच की एज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर एजुकेशन में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में 20 से लेकर 30 साल की एज है, जिसमें जो फेल हो रहा है वो सोल्जर बन रहा है, उसको ये सारी नॉलेज दी जा रही है। लेकिन अब जो 30 से लेकर 35 साल की जो 5 साल की एज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, फिलोसफर किंग कैसे बनना है इसकी एजुकेशन दी जाएगी। तो 30 से लेकर 35 साल, दैट मीन्स 5 साल की टाइम पीरियड में लोगों को फिलोसफी पढ़ाया जाएगा, दर्शन की एजुकेशन दी जाएगी। दर्शन शास्त्र क्या होता है, कैसा एक अच्छा शासक बना जा सकता है, एक राजा कैसा होना चाहिए, तो सारी क्वालिटीज़ जो एक राजा में होनी चाहिए वो डेवलप किया जाएगा इस 5 साल की एज में, यानी 30 से लेकर 35 साल की एज में। तो इस तरीके से 5 सालों तक, यानी कि 30 से लेकर 35 साल तक सिर्फ फिलोसफी पढ़ाया जाएगा। 35 साल की एज में देन फिर से एक एग्ज़ाम हो रहा है, और इसमें जो फेल होगा उसको सोल्जर बना दिया जाएगा, और जो पास हो रहा है उसको 35 साल से लेकर 50 साल तक, डेट मीन्स 15 सालों तक उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि राजा बनकर कैसे शासन करना है। एक फिलोसफर किंग की क्वालिटीज़ क्या क्या है वो आपके अंदर पूरे तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी चीज़ आप में कमियाँ रह भी रही होगी वो भी दूर कर दिया जाएगा। इस तरीके से प्लेटो यहाँ पे कहता है कि 50 साल की एज में आने के बाद अब जाके वो बंदा क्या बनेगा, फिलोसफर किंग। आपने इस तरीके से ये समझ लिया। प्लेटो यहाँ पे ये कहता है कि जब तक 50 साल आपकी एज ना हो जाए, दार्शनिक शासक यानी कि फिलोसफर किंग बनने की क्वालिटीज़ आप में हो ही नहीं सकती। इसलिए 50 साल तक तो आपको एजुकेशन दिया ही जाएगा, और फाइनली अब ये जो प्रक्रिया है ये पूरी होती है, यानी कि 50 ईयर की एज में आकर अब जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हुई अब वो राजा बनेगा। और इस एज तक पहुँचते पहुँचते कुछ ही लोग बचेंगे, गिने चुने लोग बचेंगे, उनमें से एक राजा बनेगा। तो ये है प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है इसका महत्व क्या है। देखो, पहली बात तो ये है कि प्लेटो ने मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये बात कही है, ये जो एजुकेशन की पॉलिसी है। प्लेटो ने आजीवन शिक्षा की व्यवस्था की है, यानी कि जो ज़िंदगी भर चलने वाली है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। शिक्षा को आजीवन व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया, यानी कि एजुकेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये लाइफ लॉन्ग तो चल रही है लेकिन कंटिन्यूस भी चल रही है, कहीं बीच में रुक ही नहीं रही है, एग्जाम्स भी हो रहे हैं आपके बीच में। उचित आयु के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी कि एक टाइम पे मान लो आप नौजवान हो तो नौजवान के लिए फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, एक्सरसाइज ये सब पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे कोई बड़ा हो जा रहा है, जैसे देखा हमने 30 से 35 साल के एज में फिलोसफी पढ़ाया जा रहा है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एजुकेशन दी गई है। जैसे कि 20 से लेकर 30 साल के बीच में ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोलॉजी, फोनेटिक्स ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो ये प्लेटो ने अपने माइंड में ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिया था, ठीक है। तो उचित आयु के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की है प्लेटो ने, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। तो प्लेटो ने एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को फिट रखती है। अब हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, दैट मीन्स फीचर्स ऑफ प्लेटोस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि उसका जो एजुकेशन का सिस्टम है उसकी मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी वो कौन सी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स मेन बात क्या है उसकी पूरी बातों में। देखिए, सबसे पहले उसने चरित्र निर्माण पर बल दिया है। वो चाहता है एक ऐसा करेक्टर बिल्डिंग हो सके, एक ऐसा चरित्र बन सके लोगों का जो अल्टीमेटली एक फिलोसफर किंग बनने में हेल्प करता हो। यानी कि प्लेटो की जो एजुकेशन पॉलिसी है सिर्फ राजा बनाने के लिए, लोगों को फिल्टर करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी दी गई है। पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। मैंने आपको बताया था ना, ये स्टेट कंट्रोल्ड है, ये सभी काम स्टेट कर रहा है, ये एजुकेशन लेना ही पड़ेगा सभी को, कंपलसरी एजुकेशन है और स्टेट कंट्रोल है। आप कह सकते हो कि थोपा भी जा रहा है बट लेना ही पड़ेगा। यानी कि राज्य का एजुकेशन पॉलिसी पे पूरा कंट्रोल है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये सभी चीज़ें स्टेट डिसाइड करेगा। इसलिए कला यानी कि आर्ट और लिटरेचर पर भी स्टेट का कंट्रोल है, जिसको हम सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। यानी क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये स्टेट को डिसाइड करना है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन इसने दे दिया, मेल हो या फीमेल हो, इसने इक्वालिटी की बात कर दी यहाँ पे। लेकिन ये इक्वालिटी
कुछ मायनों में ठीक नहीं है। अभी मैं बताऊंगा इसकी आलोचना के अंदर कि क्यों नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा राज्य के कर्तव्यों के रूप में। डेट मीन्स जो एक एजुकेशन है ये एक मेन फंक्शन है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, स्टेट की। स्टेट की ड्यूटी है कि सभी को वो एजुकेशन दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। यानी कि जो लोगों के मन में देखा है प्लेटो ने जिस टाइम सोफिस्टों के द्वारा जो करप्शन किया जाता था, जो काफ़ी लोग पुराने पुराने ट्रेडिशन को फॉलो किया करते थे, इसी चीज़ को तो प्लेटो ने देखा जिसको उसने क्रिटिसाइज किया। तो वो ये देखता था कि इनके मस्तिष्क में से भरा क्या है भाई। इसलिए इन मानसिक रोगों या इन मानसिक बीमारियों या इन मानसिक रोगों का इलाज जो है वो एजुकेशन है। वो क्या है, एजुकेशन है। तो प्लेटो ने इसलिए ये एजुकेशन के सिद्धांत या एजुकेशन की पॉलिसी भी दी है। नैतिक विकास पर बल देता है। हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही बच्चों को फिजिकल एजुकेशन साथ ही नैतिकता, मोरलिटी और रिलीजियस एजुकेशन भी सिखाया जा रहा है, जिससे कि जो मोरलिटी है वो डेवलप हो सके एक बच्चे के अंदर। सर्वांगीण विकास पर बल देता है। एक चहुमुखी विकास, आपकी बॉडी से लेकर मस्तिष्क से लेकर आपकी माइंड एंड जो आपकी नॉलेज है, स्किल है, सभी कुछ डेवलप करना चाहता है प्लेटो। इसलिए इसको कहा जाता है सर्वांगीण विकास। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए। प्लेटो ने एक इंसान की आत्मा में 3 एलिमेंट्स बताए हैं। पहला है वर्किंग क्लास, दूसरा है सोल्जर एंड तीसरा है जो फिलोसफर किंग हुआ, क्योंकि इसमें बुद्धि है, यहाँ पे क्रेज है और यहाँ पे डिज़ायर है। प्लेटो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो पूरी एजुकेशन की पॉलिसी है वो इनके लिए नहीं है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए नहीं है। और ये हमें पता है इनकी ही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और प्लेटो ने इनको ही इस पॉलिसी से दूर रखा है। इनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो ये फिलोसफर किंग बन सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने इनके लिए ये एजुकेशन नहीं बनाया है। इसके बाद क्या है, शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। मनोविज्ञानी मतलब साइकोलॉजिकल एलिमेंट। डेट मीन्स जैसा कि प्लेटो यहाँ पे कहता है कि एक इंसान में जो 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन तीनों ही एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उन सभी को एजुकेशन दी जा रही है। और एंड में आते आते उनमें जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, यानी जो क्वालिटी उनमें सबसे ज़्यादा है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर भाई क्रेज है, सोल्जर बनने की पावर है, या बुद्धि है, रीज़न है, फिलोसफर बनने की पावर है। तो यही बताता है प्लेटो कि ये एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पर आधारित है। यानी कि ये आपके जो मन मस्तिष्क में या जो आपके आत्मा के जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसको बाहर निखारती है, बाहर निकालने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम दी है उसमें प्राइमरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो नौजवानों के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ जो हायर एजुकेशन है वो वर्गभेद है। डेट मीन्स किसके ऊपर है, जो एडल्ट हो चुके हैं, जो एक 30 से 35 साल की एज में आ चुके हैं वो। तो पहली नौजवानों के लिए, दूसरी जो एडल्ट लोग हो चुके हैं, है ना, पौध अवस्था हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्लेटो की शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर गई है। दैट मीन्स जो प्रोसेस है एजुकेशन का वो पहले तो सिंपल लगता है, देन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल इस वे में बताया है प्लेटो ने कि देखा हमने स्टार्टिंग में प्लेटो ने कहा कि प्राइमरी जब एजुकेशन देंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो स्टार्टिंग में उनको हम मोरलिटी सिखाएंगे, कुछ रिलीजियस स्टोरीज पढ़ाएंगे बच्चों को, और फिजिकल एजुकेशन दैट मीन्स खेलने कूदने की पूरी छूट देंगे। लेकिन इसके बाद देखा हमने कि 6 साल की एज तक ही तो ये होगा। तो 6 से लेकर 18 साल की एज तक बच्चों को म्यूजिक क्लासेस देंगे, म्यूजिक सिखाया जाएगा, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, कुछ प्रिंसिपल बेसिक सिखाए जाएंगे उनको, हिस्ट्री वगैरह के, है ना, जो बेसिक एक एजुकेशन होता है वो पढ़ाया जाएगा। 18 से लेकर 20 साल की एज है, इसमें मिलिट्री एजुकेशन देंगे। अब इसके बाद ये सब तो सिंपल था, यानी कि 20 साल की एज तक बच्चों को सिंपल एजुकेशन बताने, यानी सरल तरीके से समझाने की बात कही गई है। लेकिन अब बात आती है जटिल, डेट मीन डिफिकल्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब 20 से लेकर 30 साल की एज में सभी को ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, साइंस और ऐसे एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक सिखाने की बात की गई और एडवांस सिखाने की बात कही, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो स्टार्टिंग में सरल है, और जब 30 से 35 साल की एज आती है जब तो और फिलोसफी पढ़ाने की बात कही प्लेटो ने। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंपल लगता है और एंड में जाके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये एजुकेशन की पॉलिसी रही प्लेटो की। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा आजीवन प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि ये ज़िंदगी भर तक चलने वाली प्रोसेस है। और ये जो लर्निंग है, इसको सीखने की जो ये भूख है, ये कभी मिटनी नहीं चाहिए, प्लेटो का ये कहना है। नेक्स्ट क्या है, दार्शनिक शासक के लिए प्रशिक्षण। ये पूरा जो किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसफर किंग बनाने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिलोसफर किंग बनाने के लिए। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आईएएस बनने के लिए, या दुनिया भर का भंडार ले लो, 10-12 बुक, 50-60 बुक लेकर आ जाओ, पढ़ने लग जाओ, ऐसे आईएएस बन जाओगे आप? आपको सिंपल यही कहा जाता है कि सिर्फ वो पढ़ो
जो आपको आईएएस बनाने में हेल्प करता हो। ऐसा नहीं कि 10-12 बुक उठा के लेके आ जाओ पढ़ने, बस ये लिख दो। इसलिए प्लेटो यहाँ पे ये कहता है कि हमें सिर्फ जो मेन बंदे हैं, यानी कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनको तो लेना ही नहीं है, इनमें क्वालिटीज़ है नहीं, यानी कि जो अपर क्लास के जो लोग बचे हैं उनको ही लेना है और उनके अंदर ही ये डेवलप करना है कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर है या नहीं फिलोसफर किंग बनने की क्वालिटीज़। तो प्लेटो ने पहले ही ये कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। इसलिए प्लेटो को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। प्लेटो ने जो भी एजुकेशन पॉलिसी दी है जस्ट फॉर फिलोसफर किंग, कि एक स्टेट के लिए एक फिलोसफर किंग बनाया जा सके। एंड इसके बाद क्या है, शिक्षा में गणित को महत्व दिया। प्लेटो ने मैथमेटिक्स को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया है। जरूरी नहीं है कि सभी को ही मैथ्स पसंद आए, ऐसा भी तो हो सकता है कोई पॉलिटी को करे, हिस्ट्री को करे, बट मैथमेटिक्स तो कंपलसरी कर दी इस प्लेटो ने। अब हम समझते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की क्या क्या आलोचना की गई है, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा मात्र अभिभावक वर्ग के लिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि प्लेटो क्या कहता है कि इन वर्किंग क्लास वालों के लिए ये एजुकेशन की पॉलिसी नहीं है, ये तो इन दोनों यानी ऊपर की कैटेगरी वालों के लिए है, अपर क्लास वाले लोगों के लिए, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा, यानी कि जो वर्किंग क्लास है इसमें आते हैं प्रोड्यूसर क्लास के लोग, सारे पीजेंट्स, फार्मर्स एंड आर्टिसंस वगैरह, और इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर भी प्लेटो के द्वारा इनकी उपेक्षा की गई। उपेक्षा मतलब क्या होता है, इग्नोर किया जाना, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, डॉक्टर एवं वकीलों का बहिष्कार कर दिया प्लेटो ने। प्लेटो ने ये कहा कि हमने स्टार्टिंग में ही उनको इतना एक्सरसाइज करवा लिया है, इतना एक्सरसाइज करवा लिया है, हेल्दी फूड खिलवा लिया है कि ज़िंदगी में कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे वो, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको हमने इतनी नॉलेज दे दी है, नैतिकता इतना पढ़ा लिया है कि कभी वो गलत काम ही नहीं करेंगे। इसलिए ना ही हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई फिलोसफी ठीक है, इतना बड़ा फिलोसफर बनने की क्या ज़रूरत थी भाई। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई बीमार ना पड़े, और आज के इस टाइम में तो कतई भी नहीं हो सकता यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साहित्य की उपेक्षा। अगर एजुकेशन सही मायने में देना है तो लिटरेचर की इंपॉर्टेंस को प्लेटो भूल गया। यहाँ पे अलग अलग साहित्य, अलग अलग ग्रंथ होते हैं, अगर हम इनके बारे में बताएंगे तो चाहे मोरलिटी हो या रिलीजियस हो या अलग अलग जो उनके अंदर जो फीलिंग है वो अपने आप निकल कर बाहर आएगी। तो यही डेवलप करने के लिए प्लेटो ने लिटरेचर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण। ये आपको मैंने बताया कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन पॉलिसी है, सेंसरशिप लगा हुआ है, स्टेट के द्वारा जो कहा जाएगा वही किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। इसलिए कला और साहित्य का विकास यानी डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि स्टेट कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट किस बेस पर आलोचना की जाती है, शिक्षा क्रम लंबा है और खर्चीला है। आप ज़रा खुद देखिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है 50 साल की एज तक ऑफिशियली स्टेट के द्वारा कंट्रोल करके इस एजुकेशन पॉलिसी को चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी खर्चीला है पहला, और काफ़ी लंबा भी है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ धनी वर्ग को ही रखा गया है, जो अपर क्लास के लोग हैं सिर्फ उनको ही इस एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। एंड इसमें 35 साल की एज तक तो कंटिन्यूस स्टडी करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। भाई जब एक ऐसा टाइम आता है जो बंदा 18-20 साल में आके इतना पढ़ लेता है कि बोलता है बस सब तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन प्लेटो के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, लोग में डिजायर नहीं है तो वो ज़बरदस्ती लगने लग जाएगी। भाई अगर आपकी इस पॉलिसी से लोग हंसती है तो समझ लो मस्त है, नहीं हंसती है तो समझ लो ये पॉलिसी जबरदस्ती है। समझ में आ गया आप सभी को, इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है प्लेटो का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुरुषों व स्त्रियों की प्रवृत्ति और भावना में अंतर होता है। साहब प्लेटो ने क्या किया कि पुरुष हो या स्त्री हो यानी मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वल एजुकेशन पॉलिसी बना दी। लेकिन ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए कुछ अलग एजुकेशन की नीड होती है कभी कभार, जैसे होम साइंस सब्जेक्ट ऐसे तो पुरुष महिला दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर देखोगे आप भी इंडिया के अंदर तो होम साइंस ज़्यादातर गर्ल्स पढ़ते हैं। ऐसा ही उस टाइम भी कुछ और भी ऐसा सब्जेक्ट ऐड किया जा सकता था, बट प्लेटो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दोनों के लिए इक्वल बना दिया और इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा योजना में विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स यानी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपको सिंपल इसमें ये ध्यान रखना है कि आइडियल स्टेट जो प्लेटो का सपना है उसके बनने के बाद ये पॉलिसी आई है, लेकिन प्लेटो यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉलिसी स्टेट कंट्रोल है, डेट मीन्स ये पॉलिसी पहले ही आ गई है, ठीक है। एक जगह पे प्लेटो कह रहा है ये पॉलिसी बाद में आई है, एक जगह पे कह रहा है ये पॉलिसी आइडियल स्टेट बनने के पहले आई है, इसीलिए प्लेटो को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तकनीकी शिक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। प्लेटो ने इस अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा है टेक्निकल एजुकेशन का, और आज अगर टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूरी होता है, हमें प्रौद्योगिकी चाहिए, प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग अलग हमें तकनीक चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, बट प्लेटो ने इस पर कोई भी इम्फसाइज या जोर या फोर्स नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनावश्यक एक रूपता का दोष। प्लेटो के द्वारा अननेसेसरी यूनिफॉर्मिटी अपनाई गई। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो ने सभी को एक जैसी एजुकेशन देने की बात कही। अब चाहे उसका उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, तो ये तो गलत बात है भाई। अब मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है लेकिन मेरे को पसंद पॉलिटी है, तो इसमें मज़ा कैसा आएगा मुझे। लेकिन प्लेटो ने लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर किया और सबको एक जैसी एजुकेशन देने की बात कही, जबकि होना तो ये चाहिए कि जिसको जो पसंद है उसको वो पढ़ाना चाहिए, बट प्लेटो इसको इग्नोर करता है, इसलिए प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। 11th पॉइंट पे क्या है, शिक्षा योजना में अधिनायकवाद। जैसा कि ये कहा गया कि जो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन पॉलिसी है, स्टेट को ही डिसाइड करना है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो जैसा कि स्टोलिन या मार्क्सवादी, या आप कह सकते हो कि फांसीवादी हिटलर, ऐसा कुछ तानाशाही वाली बात कर रहा है प्लेटो यहाँ पे, इसलिए प्लेटो को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट हो नहीं पाया, स्टेट कंट्रोल था, सेंसरशिप लगा हुआ था भाई यहाँ पे, स्टेट जो चाहती वही करती, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत यह है कि व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, क्योंकि एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो तभी डेवलप हो पाएगी जब हम उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, हम उसको ध्यान में रखते हुए उसको वो एजुकेशन दे रहे होंगे। लेकिन प्लेटो क्या चाहता था, स्टेट के लिए एक ऐसा फिलोसफर किंग तैयार करना, बस उसका मकसद नहीं था इस चीज़ से कि आपका इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है, हमें बस वो देना है जो हमें आपसे चाहिए, फिलोसफर किंग चाहिए। निष्कर्ष के रूप में इस तरीके से कहा जा सकता है, प्लेटो की इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये है कि इसने जो इस तरीके से कैटेगराइज किया है इस पॉलिसी को, एक डिसिप्लिन दिखता है। स्टार्टिंग में इसने जिस तरीके से एक्सरसाइज पे और म्यूजिक क्लासेस की जो इसने बात कही है, वो आज भी इस टाइम भी होना चाहिए। आज भी स्कूलों के अंदर एक्सरसाइज का कोई भी अलग से कोई पीरियड या कोई अलग से क्लासेस भी नहीं दी जाती, कई सारे स्कूल में ऐसे हैं, कई में प्राइवेट वगैरह में होता भी है ऐसा, बट इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। आज एक बच्चे के लिए एक्सरसाइज उतना ही ज़रूरी है जितना उसके पेरेंट्स के पास रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ये जोड़ देते हैं तो बच्चों में रोग, ये जो बीमारी की है, ये ख़त्म तो नहीं होगा जैसा प्लेटो ने कहा है, बट ये कम ज़रूर हो जाएगा। आई होप जो एजुकेशन की पॉलिसी है आपको ये समझ में आया होगा। तो एजुकेशन की जो पॉलिसी है, अल्टीमेटली इसका जो गोल है वो एक फिलोसफर किंग बनाना है। तो प्लेटो इस एजुकेशन की पॉलिसी के द्वारा एक फिलोसफर किंग बनाना चाहता था, जस्ट इसलिए इसने पॉलिसी दी है। तो यही था प्लेटो का एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम है परिवार और संपत्ति का साम्यवाद। आपको बताना है कि ये क्या है और इसकी आलोचना भी करनी है, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। आपको इसके बारे में बताना है कि परिवार और संपत्ति का साम्यवाद क्या है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, यानी प्लेटो एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। एक ऐसा आदर्श राज्य जो किस पे, न्याय पे आधारित होगा, किस पे, जस्टिस पे आधारित होना चाहिए, जस्टिस पे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस पे आधारित का मतलब क्या है, यानी एक ऐसा राज्य या एक ऐसा स्टेट जिसमें लोग अपने आत्मा के तीनों गुणों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि एक इंसान के आत्मा में ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में से एक सबसे ज़्यादा होता है, इसी के अकॉर्डिंग वो इंसान वो बन जाता है जो उसके अंदर क्वालिटी है। जैसे मान लो कि अगर आपके अंदर रीजन है तो आप फिलोसफर बन जाओगे, अगर किसी के अंदर क्रेज़ है तो वो सोल्जर बनेगा, अगर जिसके अंदर डिज़ायर पाया जाता है ज़्यादा तो वो वर्किंग क्लास के अंदर पीजेंट, फार्मर्स या आर्टिसन बन जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब सिंपल इतना है कि प्लेटो आइडियल स्टेट बनाना चाहता है और आइडियल स्टेट के अंदर जस्टिस होना चाहिए। और जस्टिस का मतलब क्या है कि लोग अपने आत्मा के इन गुणों के अकॉर्डिंग काम करेंगे और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी को प्लेटो ने जस्टिस कहा है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस का मतलब क्या है, जब लोग अपने आत्मा के, अपने सोल में जो उनकी एलिमेंट्स है, उनमें जो भी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। जो रीजन है वो आप भाई फिलोसफर बने, जिसके अंदर करेज है वो सोल्जर बने, और जिसके अंदर डिज़ायर है वो वर्किंग क्लास में जाए। तो अगर ऐसा होता है और सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि यही क्या है, प्लेटो का जस्टिस थ्योरी है। लेकिन प्लेटो अब ये कहता है कि भाई हमने आइडियल स्टेट बना दिया, मान लो ये कैसे स्टेट बन जाए जहाँ पे जस्टिस भी स्थापित हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने गुण के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जस्टिस प्राप्त कैसे होगा,
ये जस्टिस को अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि आइडियल स्टेट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मकसद है, वो है जस्टिस को प्राप्त करना। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिस को प्राप्त करना, इसका मतलब सभी लोग अपने आत्मा के गुण के अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्लेटो यहाँ पे दो बात कहता है। जस्टिस तभी प्राप्त हो सकती है किसी भी स्टेट के अंदर जब हम दो चीज़ों पे बल देंगे। पहला बताता है एरिस्टोटल क्या, एजुकेशन पे। प्लेटो कहता है एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम हम लेकर आएंगे जिससे हम फिलोसफर पैदा करेंगे, हम फिलोसफर बनाएंगे, और जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसकी शिक्षा नीति। पहला ये है। दूसरा कहता है वो एक ऐसी पॉलिसी जिसको कहता है वो परिवार और संपत्ति का साम्यवाद, यानी कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। यह है इसकी दूसरी पॉलिसी। फिलोसफर बनने के बाद उस राजा के अंदर परिवार को लेकर कोई मोह माया ना आ जाए, अपने सिर्फ परिवार को ना देखे, वो परिवार उसके लिए पूरी प्रजा होगी, इसलिए उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे। राजा के पास कोई परिवार नहीं होगा, एंड प्रॉपर्टी, उसके पास ना ही कोई अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब एजुकेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी एंड परिवार और संपत्ति का जो साम्यवाद का कॉन्सेप्ट है ये इंप्लीमेंट होगा। प्लेटो का यहाँ पे सिंपल ये कहना है कि आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य जस्टिस प्राप्त करना चाहता है, और यहाँ पे इस जस्टिस का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, लोग अपने गुण के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जस्टिस है। लेकिन ये जस्टिस हमें तभी मिल पाएगा जब एजुकेशन इंप्लीमेंट होगी और परिवार और संपत्ति का साम्यवाद का जो सिद्धांत है ये इंप्लीमेंट होगा। परिवार और संपत्ति का साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो किंग बनेगा, जो फिलोसफर बनेगा, उसकी ना ही अपनी कोई फैमिली होगी, ना ही उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। इससे ना उसके मन में लालच आएगा, वो चिंता मुक्त होकर सारी प्रजा के लिए काम कर पाएगा। बस सिंपल इसका मतलब इतना है। चलिए अब हम समझते हैं टॉपिक को आगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अभी आपको पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म, आपको इसका मतलब स्टोलिन या लेनिन या कार्ल मार्क्स वाला साम्यवाद नहीं समझना। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि स्टेट को ख़त्म कर देंगे और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है हमें वो लेकर आना है। अमीर गरीब के बीच में जो फासला बढ़ गया है, जो खाई बढ़ गई है, जो डिस्क्रिमिनेशन है और कैपिटलिज्म जो है, जो शोषण कर रहे हैं, हमें उनको ख़त्म करना है। जो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है वो इकोनॉमिक्स कम्युनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वालिटी की बात करता है, इकोनॉमिक्स इक्वालिटी की, एंड कैपिटलिज्म पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है। लेकिन जो प्लेटो का कम्युनिज्म है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली को खत्म करने की बात करती है। वो एक फिलोसफर किंग बनाने की बात करती है, ना कि स्टेट को खत्म करना और ना ही कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करता है। तो प्लेटो की और जो कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिज्म है इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम ये समझते हैं कि न्याय को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आइडियल स्टेट हम तभी कहेंगे जब वहाँ पे न्याय की प्राप्ति हो चुकी होगी। और न्याय की प्राप्ति कब होगी, जब लोग अपने आत्मा के तीनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे। मान लो किसी के अंदर रीजन है तो भाई वो विवेक वाला है, बुद्धिशाली बंदा है तो वो राजा बनेगा, जिसके अंदर करेज है तो वो सोल्जर बन जाए, जिसके अंदर डिजायर है वो वर्किंग क्लास पीजेंट बन जाए। तो ये चीज़ तो हम सुनते आ रहे हैं बहुत देर से, हमको पता चल गया कि अच्छा भाई एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं दैट मीन्स क्या है, उसका मतलब जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। तो प्लेटो कहता है कि अब इन जस्टिस को प्राप्त करने के लिए हमें दो तरीके अपनाना है। पहला, शिक्षा का सकारात्मक तरीका, जहाँ पे पॉजिटिव वे में बच्चे को शुरुआत से लेके एंड तक उसको एजुकेशन दी जाएगी और उसको पूरा ट्रेनिंग दे के 50 साल की एज तक उसको इतना ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि वो फिलोसफर बनने के लायक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप कर दी जाएगी जो एक राजा में होना चाहिए। ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। लेकिन सेकेंड ये बताता है साम्यवादी व्यवस्था भी लाना है, क्योंकि अगर 50 साल की एज में कोई राजा बन गया और राजा बनने के बाद उसके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके मन में लालच हो जाएगा, वो प्रजा पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर उसके पास अपनी फैमिली है तो वो फैमिली में ही लगा रह जाएगा, मोह माया में लगा रह जाएगा, जनता जाए बाढ़ में। लेकिन प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो कहता है कि एक ऐसी एजुकेशन व्यवस्था हो जो फिलोसफर बना सके, जो दार्शनिक बना सके, जो राजा बनेगा। कहाँ का, एक आइडियल स्टेट का, जहाँ पे लोग अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे और एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उस राजा की प्रजा ही पूरी फैमिली होगी। अगर उसके पास अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई अपनी फैमिली है, तो वो सभी पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए वो दूसरा कंसेप्ट देता है। अगर ये दोनों कंसेप्ट एप्लीकेबल हो गए, अगर एजुकेशन की पॉलिसी सही रही और फिलोसफर निकल कर आया, एंड ये साम्यवादी व्यवस्था जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड फैमिली का, अगर ये एप्लीकेबल हुई तो एक राजा के पास ना ही अपनी कोई फैमिली होगी और ना ही अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी। ऐसे में राजा का ध्यान सही प्रजा पे जाएगा। इस तरीके से ये दोनों वो सिद्धांत हैं, ये दोनों वो प्रिंसिपल है एजुकेशन का और कम्युनिज्म का, जो प्लेटो की जस्टिस थ्योरी को प्राप्त करने में हेल्प करेंगे, अचीव करने में हेल्प करेंगे। मान लो एक इंसान है और उसको जूते खरीदने हैं और एक पाँव में अलग जूता और एक पाँव में अलग जूता
पहन लेगा तो मजाक नहीं उड़ जाएगा, उसका काम बनेगा। दोनों पाँव में सेम शूज़ होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल इस पे लेकर आता हूँ। मान लो ये एक इंसान है जिसको हमने जस्टिस कहा, ये एक इंसान है जो अपनी आत्मा के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और इसके जो पैर हैं इसमें दोनों में अलग अलग जूते पहना देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए इस बंदे को सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा, या इस बंदे की जो चॉइस है या जो चाहत है वो तभी पूरी हो पाएगी जब इस पैर में भी सेम जूता होगा और इस पैर में भी सेम ही जूता होगा। दैट मीन्स जब शिक्षा का सकारात्मक तरीका यानी कि एजुकेशन पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट होगी, और जो साम्यवादी सोच है प्लेटो की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की और फैमिली की, जब ये एप्लीकेबल हो जाएगी ये दोनों, देन जाके ये न्याय की प्राप्ति, ये जस्टिस की अचीवमेंट प्लेटो की हो जाएगी। आई होप जूते वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। दोनों पैर में सेम जूता, यानी कि अगर ये दोनों ही प्राप्ति हो जाती है सही टाइम पे तो न्याय की प्राप्ति हो जाएगी, यानी जस्टिस का अचीवमेंट हो जाएगा और एक आइडियल स्टेट बनेगा। ये है प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम ये समझते हैं कि न्याय प्राप्ति का जो दो तरीका बताया है उसमें हमने शिक्षा का जो सकारात्मक तरीका है हमने ये तो समझ लिया। अब हम समझेंगे साम्यवादी व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग क्या है। देखो, उसने ये कहा है कि कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली, यानी कि ना ही उसके पास अपनी कोई फैमिली होगी जिससे कि उसके बाल बच्चे के बारे में उसको पता भी नहीं होगा, और ना ही उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी। तो इससे उसके मन में कोई लालच नहीं आएगा कि मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, बड़े बड़े बंगले गाड़ी बनाना है ना, मुझे बहुत अमीर बनना है, उसको ये लालच नहीं आएगा। और लालच ना आने का एक कारण ये भी है कि ना ही उसके पास अपनी फैमिली होगी जिससे कि उसको टेंशन हो कि भाई मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को मुझे उनके लिए कुछ इकट्ठा करना है। उनकी फैमिली है ही नहीं, प्लेटो तो ख़त्म कर देगा। तभी तो उसने प्रॉपर्टी और फैमिली का कम्युनिज्म का थ्योरी दिया है। क्यों? क्योंकि फैमिली ख़त्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म। अब एक जो राजा बनेगा वो चिंता मुक्त होकर देश की सेवा करेगा, पूरी प्रजा उसकी फैमिली होने वाली है। तो एक राजा इस तरीके से सभी लोगों के लिए होगा, ना कि सिर्फ चंद लोगों के लिए होगा। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का और फैमिली का, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी जाके जस्टिस को प्राप्त करेंगे हम, देन आइडियल स्टेट बनेगा। आइडियल स्टेट सपनों का राज्य है और प्लेटो इसी के पीछे लगा पड़ा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये दोनों चीज़ क्यों प्लेटो ने अलग किया, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ रहेगी एक राजा के पास तो जाहिर सी बात है उसके मन में लालच होगा ही होगा, जैसे आज के राजनेताओं में होता है। ठीक है, चलिए, परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का जो सिद्धांत है इसके मेन जो डेफिनेशन पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका जो मेन डेफिनेशन क्या है? संरक्षक या अभिभावक वर्ग। संरक्षक का मतलब क्या होता है? जो गार्जियन है। गार्जियन किससे कहा है प्लेटो ने? गार्जियन कहा है प्लेटो ने जिसके अंदर रीजन है, यानी जिसके अंदर फिलोसफर बनने की कैपेबिलिटी है। वो सारी क्वालिटीज़ है जो प्लेटो ने बताई है। पहली बात यहाँ पे ये जो सिद्धांत है परिवार और संपत्ति का साम्यवाद, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, ये जो प्रिंसिपल है ये किसके लिए है? ये ओनली संरक्षक या अभिभावक वर्ग के लिए है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं इस वाले ड्राइंग से, ये ड्राइंग मैंने बहुत यूज़ कर लिया इस वाले वीडियो में, तो ये देखिए यहाँ पे रीजन है, ये सोल्जर है और ये वर्किंग क्लास है। तो वर्किंग क्लास को छोड़कर, क्योंकि प्लेटो ने सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होती है और इन्हीं तीनों क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके लिए ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी फैमिली भी रख सकते हैं, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लेटो पहले से ही मान कर चलता है कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है ही नहीं कि वो एक फिलोसफर बन सकते हैं। उनको सबसे नीचा समझता है प्लेटो। क्लियर है यहाँ पे? तो वो सिर्फ ऊपर की क्लासेस, अपर क्लासेस, जिनको गार्जियन कहता है, चाहे सोल्जर हो गए या चंद लोग जो फिलोसफर बनने के लायक हैं, जस्ट उनको टेस्ट करना है, उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, तो संरक्षक या अभिभावक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी संपत्ति या निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। डैट मीन्स जो गार्जियन क्लासेस के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी बनाने से वंचित रहेंगे, यानी उनको ये राइट नहीं रहेगा। पतियों और पत्नियों तथा बच्चों पर एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होगा, यानी कि राज्य का अधिकार होगा। मान लो कि किसी सोल्जर ने बच्चा पैदा किया है तो उस बच्चे को उसके पापा से अलग कर दिया जाएगा और उस बच्चे को स्टेट कंट्रोल कर दिया जाएगा, यानी कि स्टेट उसको कंट्रोल करेगा और सभी लोग मिलकर उस बच्चे का देखभाल करेंगे। उसके पापा को पता तक नहीं होगा कि उसका बच्चा कौन है, लड़का हुआ है लड़की हुआ है, कुछ भी नहीं आता पता होगा,
ऐसे में जो फीलिंग है अपने बच्चों के प्रति वो आएगी नहीं एक राजा के अंदर। तो यहाँ पे ये प्लेटो कहता है सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि उस बच्चे का सिर्फ एक बाप नहीं सभी बाप होंगे, पूरे सोसाइटी में सब सारे मिलके उसकी देखभाल करेंगे। ये भाई प्लेटो यहाँ पे कह रहा है। अच्छी संतान या योग्य संतान पैदा करने के लिए योग्य पुरुष व स्त्री का संयोग करवाया जाएगा। अब देखो भाई, अब प्लेटो ने जो यहाँ पे कहा है वो दिमाग हिला देगा आपका। प्लेटो क्या कहता है, सही से समझना जो बताने जा रहा हूँ मैं। ये ड्राइंग भाई बहुत यूज होने वाली है, सही से समझना इसको। आप 3 कैटेगरी में बांटा है इसने। प्लेटो ने कहा है जो सबसे नीचे वाले हैं जिनमें डिजायर होता है, जो वर्किंग क्लास वाले हैं, इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं ही नहीं है क्वालिटीज़। तो ये फिलोसफर किंग तो बन ही नहीं सकते, इनके बच्चे ना बनेंगे ना ये बनेंगे, तो इनको तो छोड़ दो, रेस में ये है ही नहीं। जो दोनों ऊपर के जो अपर क्लास के लोग हैं इनको छुट्टियाँ दी जाएगी सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, ताकि ये बच्चे पैदा करें। और इनमें भी उनको सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा जो महारत हासिल कर रखे हों किसी काम में। मान लो कोई किसी ने सोल्जर में या किसी युद्ध में कोई युद्ध जीत लिया हो, या किसी ने सोशल वेलफेयर में बहुत अच्छा काम कर लिया हो, तो ऐसे लोगों को बोला जाएगा भाई अकेले में जाओ और वो गेम खेलो जिससे बच्चा पैदा हो। समझ में आ गया? देखो प्लेटो यहाँ पे कह रहा है कि सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त होगा। अच्छी संतान मतलब जो लोग बुद्धिमान होंगे, जिनके अंदर काफ़ी एबिलिटी होगी और उनके अंदर एक पावर होगी, जुनून होगी। तो प्लेटो को लगता है कि ऐसे लोग बहुत अच्छी संतान पैदा करेंगे, क्योंकि इनके ही तरह होशियार होगा जो इनका बच्चा पैदा होगा। तो प्लेटो कहता है कि ऐसे लोगों को संतान पैदा करने के लिए छूट दी जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाया जाएगा, फुल गेम खिलाया जाएगा, और उस गेम में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा भी होशियार होगा, और ऐसे बच्चे और पैदा करवाएंगे ताकि आगे चल के जो फिलोसफर किंग है वो आसानी से बन सके। लेकिन प्लेटो यहाँ पे ये भी कहता है कि संरक्षक वर्ग के लिए, संरक्षक वर्ग मतलब जो वही गार्जियन, जो वर्किंग क्लास को छोड़ के जो अपर क्लास के लोग हैं, चाहे सोल्जर है या फिलोसफर जो बनने की क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। संरक्षक वर्ग के सदस्य निजी संपत्ति से भी वंचित रखे जाएंगे, यानी कि उनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही कोई अपनी फैमिली होगी। जस्ट जो मिलाया जा रहा है वो उसी पल के लिए मिलाया जा रहा है, उसके बाद सब अलग हो जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ वैसे सब अलग, सब बिछड़ जाएंगे। जस्ट ये इमेजिनेशन है, धरती पे आज तक ना ये ऐसा हुआ था, ना है, ना होगा। जस्ट ये प्लेटो की इमेजिनेशन है, ठीक है। प्लेटो जस्टिस प्राप्त करने के लिए या आइडियल स्टेट बनाने के लिए जस्ट ये कह रहा है वो, ठीक। यहाँ पे हिंदी में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है फैमिली को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर, आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नहीं होगी और फैमिली भी नहीं होगी, इससे राजा के मन में लालच भी नहीं आएगा। जस्ट इसलिए इसने ये प्रॉपर्टी और फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल है कम्युनिज्म का, वो अर्ध साम्यवाद है, दैट मीन सैमिक कम्युनिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो इसके और इसके लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए और जिनके अंदर क्रेज पाया जाता है उन लोगों के लिए, डिजायर वाले लोगों के लिए नहीं है ये। इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध साम्यवाद। आधे लोगों के लिए है और इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्याय की पूरक व्यवस्था, यानी कि जस्ट अपोजिट है ये जस्टिस से। कैसे, देखिए समझते हैं। प्लेटो चाहता है आइडियल स्टेट बनाना, जिसके लिए उसको जस्टिस की स्थापना करनी होगी। और जस्टिस की स्थापना कब होगी, जब एजुकेशन का जो उसकी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, और जो उसका ये जो सिद्धांत है प्रॉपर्टी एंड फैमिली कम्युनिज्म का, ये एप्लीकेबल हो जाए। दैट मीन्स जस्टिस की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो एजुकेशन की पॉलिसी जो है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये कोई चीज़ रखने से मना कर रही है और ये एजुकेशन पॉलिसी उनको दे रही है। तो इसलिए इसकी जो ये पॉलिसी है न्याय के बिल्कुल पूरक है। दैट मीन्स जैसे जस्टिस क्या करता है कि लोगों को देने की बात करता है, जो उसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनसे ये चीज़ छीना जा रहा है, इसलिए इसको पूरक रखा गया है। ठीक है, पूरक मतलब समझ में आ गया आपको? उनका जो अधिकार है फैमिली और प्रॉपर्टी रखने का वो उनसे ले लिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिजातवादी। अभिजातवादी का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ही लोग शामिल हैं, इसमें सभी लोग शामिल नहीं है। क्योंकि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग क्लास के लोग, उनको राइट नहीं दिया गया है इनमें पार्टिसिपेट करने का। यानी कि प्रॉपर्टी का जो प्रिंसिपल है और फैमिली का वो इन पे इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, इसलिए ये अभिजातवादी है। यानी कि कुछ ही लोगों पे ये जो अपर क्लास के लोग हैं उन्हीं पे ही इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्लेटो अपने इस सिद्धांत से कोई आर्थिक असमानता दूर करने की बात नहीं कर रहा कि समाज में अमीरी गरीबी है और इसमें हमें इक्वालिटी लाना है। ये तो कार्ल मार्क्स करता है अपनी कम्युनिज्म वाली थ्योरी के अंदर। तो प्लेटो आर्थिक असमानता यानी कि इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है इनको दूर करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा।
वो तो बस पॉलिटिकल जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की बात कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग करप्टेड थे और अनएजुकेटेड थे और काफ़ी जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था वो अपनी फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर ही था। तो प्लेटो से पहले महिलाओं को भी अधिकार नहीं था पार्टिसिपेट करने का, और जो सोफिस्ट थे, जो फिलोसफर पहले हुआ करते थे प्लेटो की आइडियोलॉजी से पहले, तो वो काफ़ी करप्टेड थे लोगों ने, और प्लेटो ने उनको देखा हुआ था। तो प्लेटो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, प्लेटो बोलता है कि जो राजनीतिक बुराइयां हैं उनको दूर करना है, और उनको ही दूर करने के लिए ये एजुकेशन का प्रिंसिपल लेकर आता है, और प्रॉपर्टी और फैमिली का जो कम्युनिज्म का प्रिंसिपल है ये लेकर आता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर, तपस्यात्मक, यानी कि जो एक फिलोसफर किंग बनेगा उसको बहुत तपस्या करनी है, उसको अपनी फैमिली से दूर रहना है, उसको अपनी बेबी से दूर रहना है, अब बेड हिलाने को नहीं मिलेगा, बाल बच्चों से दूर रहना है, तो कैसे काम चलेगा? इतनी बड़ी तपस्या, हाय तौबा, एक राजा कैसा राजा बनेगा यार? तो प्लेटो यहाँ पे ये कहता है, और उसको बाल बच्चों से चिंता है ही क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन की पॉलिसी दी है प्लेटो ने, उसमें तो उसने ये कह दिया है कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन पॉलिसी होगी, जिसमें बाल बच्चे को स्टेट देखेगा, उनके खाने पीने से लेकर उनका करियर, उनका रहना सहन, कपड़ा धोना, सब कुछ स्टेट करने वाला है। बच्चों की टेंशन ने तो स्टेट ने ले ली, एंड अब प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली कोई होगी नहीं राजा के पास, तो मजे से वो प्रजा को ध्यान दे पाएगा। प्लेटो की सोच उस टाइम बहुत दूरदर्शी थी, बड़ा सोच लेता था बंदा, तो ये उसकी सोच थी यहाँ पे। एंड इसके बाद प्लेटो ने क्या कहा? आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं। प्लेटो कहता है कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी आत्मा के गुण के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग क्लास है इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो अब तक का ये कहता है कि वर्किंग क्लास ही काम करेंगे, जैसे कि फार्मर्स हो गए एंड आर्टिसियंस हो गए या ट्रेडर्स हो गए, ये सब वर्किंग क्लास में आ जाते हैं। तो इनका वही काम होगा जो काम करते हैं, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, इनके पास अपनी फैमिली भी होगी, मजे से अपनी लाइफ ये जी रहे होंगे, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है जो ये राजा बन सकते हैं। ये प्लेटो ने यहाँ पे इनको ये कह दिया। तो इसलिए कोई इकोनॉमिक ढांचे में या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करता है, जैसा जो काम करना है वो वही काम करेंगे, बट जो अपर क्लास के लोग हैं उनको ट्रेनिंग के पर्पज़ से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो फैमिली का जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है और एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है वो अपर क्लास के लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे ऊपर वाले राज्य की एकता की रक्षक व्यवस्था है, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम है ये, जो एक स्टेट के अंदर यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? अब प्लेटो ने कहा कि हम आइडियल स्टेट बनाएंगे जो कि जस्टिस पे बेस होगा, लोग अपना काम अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग करेंगे और किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो फिलोसफर किंग बनेगा वो इनका गार्जियन होगा। गार्जियन मतलब जैसे माता पिता आपके गार्जियन हैं, आपके दुख में सुख में आपकी टेंशन वही दूर करते हैं, ऐसा ही सेम पूरे राज्य का एक माता पिता आप गार्जियन कह सकते हो इस फिलोसफर किंग को, जो सभी को खुशियाँ देगा, उनके दुख को दूर करेगा और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेगा, क्योंकि इससे बुद्धिमान स्टेट में और कोई है ही नहीं। सबसे बुद्धिमान एक फिलोसफर किंग होगा जो आइडियल स्टेट के अंदर उस राज्य को चला रहा होगा। ये होते हैं हमारे फीचर्स प्रॉपर्टी एंड फैमिली के। तो इस तरीके से कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी एंड फैमिली के ये सारे हमारे फीचर्स कंप्लीट होते हैं। तो अब हम एक एक करके ये समझते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद के जो दो प्रकार बताए हैं, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। अब एक एक करके हम इन पॉइंट को समझते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं संपत्ति का साम्यवाद। इसका मतलब क्या है? देखिए, संपत्ति का साम्यवाद ये है कि जो राजा यानी जो फिलोसफर किंग होगा एंड जो सोल्जर होगा, यानी कि वर्किंग क्लास तो इसमें है ही नहीं, उनको तो काउंट ही नहीं किया प्लेटो ने, इसलिए स्टेट को ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर फिलोसफर बनने की क्वालिटीज़ है या इसके अंदर सोल्जर बनने की क्वालिटीज़ है, क्योंकि वर्किंग क्लास तो इसके अंदर है ही नहीं, उनको तो काउंट ही नहीं किया गया है। इसलिए इन दोनों को, क्योंकि ये अपर क्लास में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी से वंचित रखा जाएगा। इनके पास ये राइट्स नहीं होगा कि अपने को ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सके, पैसा इकट्ठा कर सके, धन दौलत बना सके, इनके पास ये राइट बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दी जाए तो इनको इस चीज़ का लालच आ जाएगा कि क्यों ना मेरे पास अगर 2 रुपये है तो मैं इसको 4 रुपये बना लूँ, 100 रुपये है तो 200 रुपये बनाऊँ, तो हज़ारों करोड़ों ये अरबों बनाना चाहेंगे। अब इसी लालच की वजह से ये भी भ्रष्ट हो जाएंगे, और यही भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता था प्लेटो, जो सोफिस्टों का राज में चल रहा था। इसी से तंग आकर राजनीति की बुराई को खत्म करने के लिए प्लेटो ने सिस्टम किया था भाई। तो पहला तो वो ये चाहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करो। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा के पास अपनी कोई भी संपत्ति नहीं होगी, यानी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। स्टेट के द्वारा यानी राज्य के द्वारा एक ऐसा कैंप लगाया जाएगा, और उसी बैरक के अंदर, उसी कैंप के अंदर वो सभी लोग मिलकर रहेंगे। वहाँ पे कोई भी आ सकता है, जब मर्जी चाहे जा सकता है। वो कैंप भी किसी एक इंसान की नहीं होगी,
वो सभी के लिए होगी। ये ना ही कोई पैसा रख सकते हैं, ये ना ही कोई धन दौलत या सोने चांदी अपने पास रख सकते हैं। इनके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहेगी, ऐसा कोई भी गुड्स या कमोडिटीज़ नहीं रहेगा जिससे कि इनको ये लगे कि इनके पास रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं, इनके मन में लालच पैदा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लेटो यहाँ पे ये भी कहता है कि मान लो अगर इन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, धन दौलत इकट्ठे कर लिए, तो वर्किंग क्लास के जो आम लोग हैं वो इनसे घिन करेंगे। जब प्लेटो के पहले जो शासन चला आ रहा था इसमें काफ़ी करप्शन था, तो वो भी यही सोचेंगे कि प्लेटो का जो राजा बनने जा रहा है ये भी करप्टेड ही निकलेगा, क्योंकि इसके पास भी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। इसलिए प्लेटो चाहता है कि ये सब नहीं होगा एक फिलोसफर या सोल्जर, यानी जो गार्जियन वर्ग है या जो गार्जियन क्लास है उनके पास ये नहीं होगा। तो प्लेटो इसके कुछ फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। वो कौन कौन से पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, शासक और सैनिक, ये वर्ग के लिए है। डैट मीन्स ये नीचे वाले जो क्लास है वर्किंग क्लास, इनके लिए नहीं है। ये रीजन और क्रेज यानी कि फिलोसफर और सोल्जर, इन दोनों के लिए, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। नेक्स्ट क्या, साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको संपत्ति से अलग किया जा रहा है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपके पास प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए ये भोग का नहीं बल्कि त्याग, आपको अपनी प्रॉपर्टी त्याग करना पड़ रहा है, ना कि भोग विलास लग्जरियस लाइफ जीने का आपको मौका ही नहीं मिलने वाला। तो सब कुछ प्लेटो यहाँ पे ख़त्म कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा है प्लेटो अपने प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म के प्रिंसिपल के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोस्टर के शब्दों में। फोस्टर क्या कहता है कि प्लेटो के संरक्षण वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है। फोस्टर यहाँ पे प्लेटो के जो प्रॉपर्टी का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में यहाँ पे ये बताता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये गार्जियन क्लास यानी कि जो अपर क्लास के लोग हैं फिलोसफर या सोल्जर, उनको प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं देता, बल्कि प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप उनके पास पहले से है उनको छोड़ने के लिए कहता है। यानी कि अब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, टाटा बाय बाय। क्लियर यहाँ पे ये फोस्टर कह रहा है, प्लेटो ने भी आपको यही बात बताई है। इसका नेक्स्ट फीचर क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉलिटिकल है ना कि इकोनॉमिक है। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेटो ने ये सिस्टम इसलिए नहीं किया ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी सोसाइटी में लाई जा सके। प्लेटो ने ये इसलिए किया है ताकि पॉलिटिक्स की जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सके। उनको दूर करने के लिए ही प्लेटो ये लेकर आया है ताकि अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अपनी कोई फैमिली नहीं होगी, तो इससे जो राजा है या जो फिलोसफर किंग है वो सही से बन पाएगा और उसका ध्यान पब्लिक वेलफेयर में हो पाएगा। तो इसलिए ये थ्योरी दी गई है प्लेटो के द्वारा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आखिर प्लेटो ने ये दिया है। सबसे पहला ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। यहाँ पे एक राजा अब अपने बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि उसके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो पब्लिक के बारे में सोचेगा। जो पब्लिक का है वही उसका है और जो उसके पास है वो सभी पब्लिक का है, यानी कि उसके पास अब कुछ भी अपना नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्या है, अभिभावक वर्ग के लिए कार्यकुशलता, यानी कि अब वो अपना ध्यान आराम से उन चीज़ों पे लगा पाएगा जो लोगों की मेन प्रॉब्लम्स है। अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसको इसी चीज़ का डर लगा रहेगा, भाई कब ईडी आएगी, कब सीबीआई आएगी, कब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जैसे आज लगा रहता है। तो पैसा बहुत सारा होना भी टेंशन को बढ़ा देता है। तो प्लेटो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं तो अब देख रेख किसकी करेंगे, वो आराम से देख रेख जनता की इशूज़ पे करेंगे, इससे काम सही हो पाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है प्लेटो, राज्य की एकता के लिए। अपनी प्रॉपर्टी है नहीं तो लालच होगा नहीं, इससे सभी लोग मिलकर काम करेंगे, यूनिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट सामाजिक भ्रातृत्व के लिए, एकता बढ़ेगा तो जो ब्रदरहुड की जो कॉन्सेप्ट है, जो भाईचारा है सोसाइटी में वो बढ़ेगा, लालच खत्म। प्लेटो ये सपना देख रहा है एक ऐसा स्टेट बनेगा जहाँ पे ये सारी होगी, बट ये हुआ आज तक नहीं है, जस्ट एक इमेजिनेशन है। संपत्ति का जो साम्यवाद है अब इसकी आलोचना करते हैं, और ये आलोचना पता किसने किया है, प्लेटो का चेला एरिस्टोटल ने किया है। अब एरिस्टोटल यहाँ पे क्या कहता है, अरस्तु के द्वारा कुछ इसकी आलोचना की गई है। पहला, मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करता है ये प्लेटो। आप जरा खुद सोचो, प्लेटो जो उसका एक स्टूडेंट रह चुका है, प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी बनाई थी हायर एजुकेशन देने के लिए सभी लोगों को अपने स्टेट के अंदर, तो उसी एकेडमी के अंदर एरिस्टोटल भी पढ़ा करता था। तो उस टाइम ये काफ़ी प्रभावित था। आप ज़रा खुद देखिए, जहाँ पे प्लेटो ने इमेजिनेशन की बात करी है, कल्पनाओं की बात करी है, सपनों की दुनिया की बात करी है, इसके ठीक अपोजिट उसका स्टूडेंट जो कि एरिस्टोटल है, इसने रियलिस्टिक थ्योरी की बात करी है, टोटली प्रैक्टिकली बात करी है। हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे एरिस्टोटल कह रहा है कि एक इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को और बढ़ाना चाहता है, अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाना चाहता है। जब हम उससे यही राइट छीन लेंगे, मैं उसका लगेगा उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया इस धरती पे। इसलिए एरिस्टोटल यहाँ पे ये कहते हुए प्लेटो की आलोचना करता है, यानी क्रिटिसाइज करता है। एक इंसान के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी
तभी वो उसको बचाने में भी और आगे और कमाने में भी अपनी और ज़्यादा मेहनत करेगा, वरना उसको लगेगा कुछ तो मिलना जुलना है नहीं यार, क्या ही करना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध। अगर देखा जाए आज इस टाइम पे भी हम देखें तो हम काम इसलिए करते हैं ताकि आज हमारे पास 10 रुपये थे, कल 20 रुपये हो जाए, या हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी तो इतनी हो जाए, इतनी है तो इतनी हो जाए। अब चाहे मैं हूँ, आप हो, अंबानी हो, अडानी हो, बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस, जितने भी अमीर लोग हैं, अब उनके पास तो इतना पैसा है, अब वो चाहेंगे कि हमारे पास और पैसा ना आए, भाई और पैसा आए और प्रॉपर्टी आए। तो ये रियलिटी को छोड़कर प्लेटो ने क्या सपने वाली बात कर दी है, एरिस्टोटल ये कहकर उसकी आलोचना करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संपत्ति की साझी व्यवस्था। यहाँ पे जो कही है प्लेटो ने कि संपत्ति पे सभी का राइट होगा, सभी का अधिकार होगा। राजा का अपना कोई घर है नहीं, वो एक ऐसे कैंप में रह रहा है जहाँ पे सभी लोग मिलकर रह रहे हैं, साझी अधिकार की बात कर रहा है। तो एरिस्टोटल ने ये कहकर आलोचना करी है कि संपत्ति की साझी व्यवस्था का जो सिस्टम किया है प्लेटो ने, यानी कि कॉमन सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप, जिसपे सभी लोगों का ओनरशिप होगा, ये खराब है। क्यों? क्योंकि इससे जो सामाजिक कल्याण की जो भावना होती है वो नहीं बढ़ेगी। सभी को ये लगेगा भाई ये सब तो है ही है, भाई सभी का है यार, है। अब ऐसे में जो कंपटीशन होता है ये खत्म हो जाएगा, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, सामाजिक कल्याण की बात ही नहीं हो पाएगी। ऐसे में यही दिक्कत है जिसकी वजह से प्लेटो को क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे सभी का अधिकार है तो उसका कोई ध्यान नहीं रखेगा। अब जो गवर्नमेंट का है उसको कौन ध्यान रखता है, गवर्नमेंट तो यही कहती है तो सभी का है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही मेन दिक्कत है जिसकी वजह से एरिस्टोटल ने प्लेटो को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव प्रगति के मार्ग को रोकता है। दैट मीन्स अगर हम किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति किसी पर्सन को रखने से रोकते हैं या राइट से वंचित करते हैं तो वो अपने आप को विकास या अपने आप को प्रोग्रेस नहीं करा पाएगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको यही बताया ना कि उसको यही लगेगा, यही उसकी फीलिंग आएगी कि भाई मैं चाहे कितना भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे को प्रॉपर्टी तो मिलने वाली ही नहीं है, मेरे पास क्या ही मिलने वाला है। ऐसे में क्या होगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा। और दूसरा वाला सोचेगा भाई वो नहीं कर रहा था मैं भी नहीं कर रहा, अरे भाई वो नहीं करता मैं भी नहीं कर रहा, सेम फीलिंग स्प्रेड होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रगति का मार्ग है, जो विकास का मार्ग है वो रुक जाएगा, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ना एक इंडिविजुअल पर्सन का, ना सोसाइटी का, ना स्टेट का, सत्यानाश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएगी। एक इंसान की जो डिजायर होती है वो यही तो होती है, हमें अपने आप को बढ़ाना है। जब हम अपने आप को बढ़ाने की बात करते हैं तो ओवरऑल सब चीज़ की बात कर रहे होते हैं। हम अपने आप में हमें स्किल को बढ़ाना है, धन दौलत पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ बढ़ाना है। जब ये सब चीज़ होएगी ही नहीं तो एक इंसान की जो डिजायर है वो तो इंसान की मर जाएगी ना यार। तो एक इंसान की इच्छा मरने का मतलब है एक इंसान जिंदा होकर भी मरा हुआ है, क्योंकि वो उस हालत में जी रहा है जिस हालत में वो जीना ही नहीं चाहता। इस बात पे भी एरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अन्य कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने कुछ पॉइंट्स को लेकर क्रिटिसाइज किया है। क्या है, सद्गुणों के विकास में बाधक है। देखो, प्रॉपर्टी होने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग प्रॉपर्टी इकट्ठे करने में लगे पड़े हैं या वो अपने ही प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, किसी और को देखेंगे नहीं। भारत में ही बात करूँ मैं तो रतन टाटा जी को लेकर मुझे बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। उनका दान दया, अपनी इनकम तो ऐसी दान में दे देते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जाता है कई लोगों के द्वारा, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो किसी के पास तो ऐसे लोग भी तो होते हैं सोसाइटी में जो दान दया पे विश्वास रखते हैं, अपनी इनकम का 99% तक वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, अरे डोनेट कर दो। तो ऐसे लोगों का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से बढ़ेगा यार। ठीक है, तो ये चीज़ कह के भी लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानव सहवाग के प्रतिकूल। जैसे ह्यूमन जो नेचर है वो क्या है, डे बाई डे हमारी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है। अब मैं चाहे जैसे भी करूँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट आ जाए कि आप जितनी भी मेहनत कर लो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होएगी ही नहीं, वो सभी की प्रॉपर्टी होगी, घंटा मेहनत करेंगे फिर करेंगे ही नहीं भाई। जब इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो यही तो ह्यूमन नेचर है, बैठे रहेंगे सारे के सारे और कर लो जस्टिस की स्थापना की स्टेट के अंदर। तो ये कहकर प्लेटो को क्रिटिसाइज किया जाता है और भी थिंकर्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यायपूर्ण वितरण की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोसाइटी में किस बंदे का कितना कंट्रीब्यूशन है हमें ये कैसे पता चलेगा, जब किसी के पास प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, उसके पास ना ही कोई अपनी ऐसी कोई साधन है जो हम दिखा सके भाई अच्छा इसने इतना पार्ट लिया लाइफ के अंदर, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। हम कहते नहीं है कि भाई अंबानी के पास इतना है, अडानी के पास इतना है, टाटा ग्रुप के पास इतना है, तो ये हम कैसे दिखा पाएंगे?
सोसाइटी में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमें पता नहीं चलेगा, क्यों जिसके पास जितना ज़्यादा है वो जीडीपी में उतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है भाई, वो अपना टैक्स भी पे कर रहा है, गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा जब किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन का भी हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति का ह्रास, डेट मीन्स लॉस ऑफ मोटिवेशन। देखो एक इंसान चाहे कुछ भी कह ले कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, लेकिन रियलिटी सिर्फ ये है कि एक इंसान को अगर पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो पैसे के बदले कुछ और उसको मिल ही रहा होगा। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा है कि आप कुछ भी कर लो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको सोशल वेलफेयर करना है। कोई सोशल वेलफेयर किस हद तक कर लेगा, पेट में खाना है नहीं है और जय कल्याण, हम कल्याण करेंगे, हम सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कब तक कोई इंसान बोल लेगा मेरे भाई। इसलिए जो इंसान का जो मोटिवेशन है वो एक टाइम आके डाउन हो जाता है। अब मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, बहुत मेहनत करता हूँ यार, अगर आज मैं सोचता हूँ कि टिकटॉक पे होता, इंस्टाग्राम पे होता, उनको ठुमके मार देते ना ऐसे करके, लोग यूँ करके लाइक कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, मुझे पता है। अब मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, घंटों घंटों भर की वीडियोस बहुत पूरी एनर्जी के साथ डालता हूँ, बच्चे फिर भी लाइक ही नहीं करते यार। उनको सब्सक्राइब करने से क्या ही मतलब पड़ता है, उनको लगता है कि क्या ही होगा यार, नहीं करना सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से, कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। यही वो चीज़ है जो मेरी मोटिवेशन को बढ़ाती है, ताकि मैं आपके ऐसे लिए और कंटेंट डाल सकूँ और कंटेंट बना सकूँ। तो इसलिए अगर मुझे ये सब चीज़ नहीं दोगे आप, तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आप चाहते हो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाए तो रिक्वेस्ट कर दो मेरे भाई, अरे अब तो कर दो, इतने ढीठ कैसे हो आप सभी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से देखें हम तो एक इंसान का मस्तिष्क क्या सोचता है, हमेशा हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब जब हम कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं, आप कहीं पे जॉब करने जाते हो और आपसे ये कह दिया जाए कि सैलरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, आप बोलोगे चल बेटा निकल तेरी जॉब को लात मारूं, आप वहाँ पे काम ही नहीं करोगे। आप तो ये सोचोगे कि मुझे और ज़्यादा पैसा वहाँ से मिले, डे बाई डे और इंक्रीज़ हो, इंसेंटिव मिले, ये मिले वो मिले, और आपको कुछ ना मिले तो छोड़ नहीं दोगे भाई। इसलिए अगर आपको कहा जाए कि आपको ना पैसा मिलेगा, ना आपके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना आपके पास घर गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं होगा, है सोचो जरा एक बार। प्लेटो कितना अत्याचार कर रहा है यार। चल ये तो सही है, इसके बाद प्लेटो ने ये भी कह दिया कि पत्नी भी नहीं रख सकते, वाइफ तक नहीं रह सकते। इतना बड़ा अत्याचार ना करो यार, हम इंसान हैं और इंसान को इंसान ही रहने दो भाई। प्लेटो ने यार मतलब कि बादलों में पहुंचा दिया इंसान को, कि इंसान तो धरती पे है ही नहीं। खैर ये सपने की दुनिया है जो प्लेटो अब तक ये सारी बातें बता रहा है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अब मनोवैज्ञानिक है ये, साइकोलॉजिकल रूप से जो देखा जाए, जो इंसान की एक नेचर होता है उससे इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पत्नियों का साम्यवाद। हमने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी देख लिया फर्स्ट पॉइंट, और अब क्या है पत्नियों का साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। क्योंकि इसका जो कम्युनिज्म है उसके 2 टाइप्स है, एक प्रॉपर्टी का और एक वाइफ्स का। अब इसका मतलब क्या है, पहले वाले में प्रॉपर्टी नहीं रखना था, अब दूसरे वाले में है वाइफ्स नहीं रखना भाई। अब एक बीवी राजा की नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा यार, उसका मन कैसे लगेगा। अब देखो कोई इंसान 2 दिन की बात हो, 10 दिन की बात हो तो झेल भी ले यार, सह भी ले, है। अब एक सालों भर 50 सालों तक 60 सालों तक अब आपको जीवन भर तक आपको प्रॉपर्टी से और वाइफ से अलग रखा जाएगा। अब उस कंडीशन में ये तड़प ही ऐसी है कि आप रह नहीं पाओगे, साथ तो चाहिए ना यार। तो प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर पत्नियों का साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का कॉन्सेप्ट दिया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहा गया है एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, राज्य परिवार का स्वरूप यानी कि फॉर्म ऑफ स्टेट फैमिली। दैट मीन्स कि स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक दूसरे के परिवार हैं, जाने में अनजाने में सभी एक दूसरे से मिल के साथ रहेंगे। अब एक बच्चा जब पैदा होगा उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा ताकि फैमिली को पता ही ना चले कि ये उनके बाल बच्चे हैं। अब इससे क्या होगा, उनके मन में कोई फीलिंग आएगी नहीं अपने बाल बच्चों को लेकर। इसलिए जैसे ही एक फैमिली के अंदर बाल बच्चे हुए, इन बच्चों को अलग कर दिया जाएगा और बाद में आगे चलकर उसकी वाइफ को भी अलग कर दिया जाएगा, और ये बनेगा जो फिलोसफर किंग जिसको राजा बनाना चाहता है प्लेटो। इसको कहा गया निजी परिवार का उन्मूलन। दैट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ द प्राइवेट फैमिली, यानी कि प्राइवेट फैमिली को भी खत्म कर दिया जाएगा। बाल बच्चे वाइफ इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा एक फिलोसफर से, ठीक है, जो एक फिलोसफर बनने की क्वालिटीज अपने अंदर रखता है। प्लेटो यहाँ पे ये कहता है कि हमें अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, जो बुद्धिमान होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा भाई ये फिलोसफर बन सकते हैं नहीं बन सकते, इन्हीं को तो हम एजुकेशन देंगे। तो फिलोसफर किंग को बनाने के लिए प्लेटो उससे पहले एक सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, यानी कि यौन संबंध बनवाता है। कैसे और किन के बीच में, चलिए आपको पहले ये बता दो। हम पहले फिर से ये वाला इमेज यूज़ करेंगे। हम एक इंसान में ये 3 क्वालिटीज़ होते हैं, पर जो सबसे निचला है वर्किंग क्लास, इनको तो अलग ही कर दिया गया है और इनके बच्चे को भी इनमें काउंट नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना,
जो वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, चाहे ये सेक्सुअल रिलेशन से जो भी बच्चे पैदा करेंगे, उनके बच्चों को भी उनके माता पिता की तरह ही माना जाएगा। जैसे प्लेटो कहता है कि वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो वो एक फिलोसफर किंग बन सकते हैं, अपर क्लास के अंदर जो पाया जाता है वो उनमें नहीं है, तो उनके बच्चों में भी नहीं होगा ये। उनके बच्चों को या तो मार डालना चाहिए, या जिनमें क्वालिटी नहीं है उनको जान से मार डालना चाहिए, या कहीं ज़मीन पर गाड़ देना चाहिए ऐसे बच्चों को जिनमें क्वालिटीज़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहता है प्लेटो, जो सोशल वेलफेयर कर चुका हूँ, जो पब्लिक वेलफेयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ, पहला पॉइंट, जिसने महान कार्य कर चुके हूँ, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाया हूँ, चाहे सोल्जर में या बुद्धिमान से अपनी बुद्धि से कोई समस्या को सोल्व कर दिया हूँ, लोगों को लगने लग गया भाई ये तो बहुत बुद्धिमान है, इसने बहुत महान काम कर दिया है। एंड नेक्स्ट, अपने सोल्जर अपने दम पे उसने कई ऐसे महान काम कर दिया हूँ। तो प्लेटो ये कहता है तो ऐसे लोगों को भेजा जाएगा ऐसे गर्ल के पास, ऐसी लड़की के पास, ताकि सेक्सुअल रिलेशन बनाया जा सके, और जो उनसे बच्चा पैदा होगा वो भी उतना ही इंटेलिजेंट होगा जैसे ये इंटेलिजेंट है। जैसे इन्होंने महान काम किया है ऐसे ही वो भी महान काम करेंगे। और अगर बाई चांस कोई गलती से कोई ऐसे गर्ल से या कोई ऐसी लड़की से रिलेशन बनाता है जो पहले ही वर्किंग क्लास में है, तो उस बच्चे को स्टेट नहीं अपनाएगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, या तो उस बच्चे को मार दिया जाएगा या ज़मीन के अंदर गाड़ के उसको फेंक दिया जाएगा, यानी कि उसको स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये बताता है। तो सेक्सुअल रिलेशन का मतलब सिंपल ये है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, और जो बच्चा होगा उसको स्टेट अपने पास रखेगा, उनका देखभाल भी स्टेट खुद करेगा। उन बच्चों में धीरे धीरे ट्रेनिंग देकर उनके अंदर जो फिलोसफर किंग की क्वालिटीज़ है वो डेवलप की जाएगी। तो ये यहाँ पे बताता है। इसके बाद प्लेटो ये कहता है जो बच्चे होंगे इनके द्वारा, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, उन बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाएगा। फिर उन बच्चों को सोसाइटी के बच्चों के साथ मिला दिया जाएगा, ताकि जिन्होंने बच्चा किया उनको पता ही ना चले कि भाई मैंने कौन सा बच्चा किया था, अलग कर दिया जाएगा पूरा। ये है प्लेटो का कॉन्सेप्ट। अब बताता है कि अगर अलग कर देंगे हम तो कोई दिक्कत होगी, उनको पता चलेगा ही नहीं भाई उसने कौन सा बच्चा पैदा किया है, इससे जो पर्सनल जो फीलिंग्स है वो नहीं आएगी बच्चे के प्रति, ये कहता है प्लेटो यहाँ पे। बट जो इसने ये वर्किंग क्लास के बच्चों को जो इसने ऐसा किया, इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसने ये तक भी कह दिया कि ऐसे बच्चों को जीने का भी अधिकार नहीं है जो इन लोगों से पैदा होता है, क्योंकि इनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, या तो उनको मार देना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा गलत किया प्लेटो ने यार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य बच्चों के पालन पोषण का पूरा ध्यान रखेगा। अब जो भी बच्चे होंगे अब उनको स्टेट अपने अंडर में रखेगा, उन बच्चों का देखभाल, रहन सहन, खान पीन, छोटे से लेकर बड़े तक, ट्रेनिंग, एजुकेशन, सब कुछ स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जो गलत या इलीगल तरीके से पैदा किया गया हो, मान लो एक लड़का अपर क्लास का है, लड़की निचली यानी वर्किंग क्लास की है, या लड़का इस वर्किंग क्लास का है और लड़की अपर क्लास की है, अगर ऐसा सेक्सुअल रिलेशन होता है और बच्चा होता है तो ऐसे बच्चों को मार देगा स्टेट। प्लेटो कहता है ऐसे बच्चों को ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा होकर और बच्चे पैदा करेगा तो ये मंद बुद्धि अपने जैसे ही बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि प्लेटो ने वर्किंग क्लास के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इनके अंदर वो क्वालिटीज़ है ही नहीं, ये प्लेटो द्वारा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चा पैदा करने की जो आयु है जो एक पैदा कर सकते हैं वो एक फीमेल के अंदर है 20 से लेकर 40 साल के बीच में, ये इजाज़त होगी या उनके अंदर ये क्षमता है वो इस टाइम तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल के अंदर 25 साल से लेकर 55 साल के बीच में, ये एज दिया गया है प्लेटो के द्वारा। लेकिन प्लेटो ने ये भी कहा है कि जो वर्किंग क्लास के लोग होंगे उनमें तो इक्वालिटी है नहीं, तो वो जब करे ना करे, मरे सड़े गले, मतलब ही नहीं है उनसे। मेन जो है वो अपर क्लास के लोग हैं, उनमें जो फीमेल है 20 से 40 के बीच में, और मेल जो है 25 से 55 के बीच में बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट है संबंधों का ज्ञान। प्लेटो ने ये तो आसानी से कह दिया क्या कि पब्लिक रिलेशन नहीं होगा, जिससे कि एक फिलोसफर किंग को उसके अपने रिलेशन के बारे में पता चले। और उसने ये भी कह दिया कि जब उसके पास कोई रिलेशन बनने के बाद जो भी बर्थ होगा, नया बच्चा, जिस बच्चे का जन्म होगा, उस बच्चे को भी सोसाइटी में अलग कर दिया जाएगा। अब बच्चा वो कभी बड़ा भी तो होगा, अब वो चाहे लड़का हुआ हो या लड़की हुई, कभी बड़ी भी तो होगी भाई वो। अब सोसाइटी में फिर से एक टाइम आएगा जब सेक्सुअल रिलेशन के लिए अपर क्लास के लोगों को भेजा जाएगा। ये पूरा प्लानिंग बता रहा है प्लेटो, क्योंकि पता तो है नहीं कि भाई उनमें से कौन किसका भाई बहन है, किसका रिश्तेदार है, कोई तो पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होते टाइम में अलग कर दिया गया था। अगर उनमें से उन्हीं 2 लोगों को भेज दिया जाए, वो या तो आपस में पहले भाई बहन रहे हों जब उनको अलग कर दिया गया हो, या वो पेरेंट्स रहे हों, या जिसका बाप हो उसके लिए उसको बेटी को ही भेज दिया गया हो। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ जो प्लेटो ने किया है, इसके अंदर उसने संबंधों का जो ज्ञान है इसको देखा ही नहीं। प्लेटो भाई धरती पे था ही लग रहा है, ये बनाते टाइम वो आसमानों में जी रहा था, सब पनी कौन सी सपने की दुनिया में था, कौन सा भांग पीकर उसने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। क्योंकि इसके अंदर रिलेशन का नॉलेज होगा नहीं,
और सेक्सुअल रिलेशन के टाइम अगर अपने ही रिश्तेदार से वो रिलेशन बनाया जा रहा है तो उस टाइम तो अनर्थ हो सकता है, बहुत अनर्थ। और ये चीज़ प्लेटो ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, पत्नियों के साम्यवाद का मेन पर्पस क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, चलिए इस पे बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि नारियों की मुक्ति, यानी कि वुमेन्स को ये लिबरल, डेट मीन्स फ्री करना चाहता है। क्योंकि प्लेटो से पहले का जो कंसेप्ट था सोसाइटी के अंदर वो ये था कि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी पॉलिटिक्स के अंदर, ना ही गार्जियन वर्ग में, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो प्लेटो ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो उसके अंदर इसने वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिया कि चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, दोनों के पास इक्वल राइट्स है। बट ये अपर क्लास वाले, जो वर्किंग क्लास वाले हैं, उनको राइट्स नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसने महिलाओं को मुक्त कर दिया, उनको भी राइट्स है। नेक्स्ट क्या है, अभिभावक। अभिभावक मतलब ये वाले और ये वाले, नीचे वाले नहीं। तो गार्जियन जो क्लास है उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसा किया गया था। अगर उनके पास अपनी फैमिली नहीं होगी तो फीलिंग्स भी नहीं होगी, फीलिंग्स नहीं होगी तो वो किसके लिए करेंगे, पूरी जनता तो उनकी फैमिली है, तो वो सबके लिए करेंगे, तो सबका फ़ायदा होगा। इसलिए एक जो गार्जियन है उसकी जो क्षमता है, जो उसकी एबिलिटी है काम करने की, वो और बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनसंख्या का संतुलन। प्लेटो अपने आइडियल स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको कम से कम मिनिमम रखना चाहता है। इसलिए जो अब शादी करना है, नहीं करना है, कब बच्चे पैदा करना है, ये सब कुछ जो गार्जियन है, डेट मीन जो अभिभावक है, जो ऊपर के दो क्लास हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो इनकी मर्जी जब चाहे जब ये करे, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी उस टाइम की वो लगभग मान सकते हो 500 या 700 के आसपास थी, इतनी ही पॉपुलेशन हुआ करती थी उस टाइम। तो जब लगे कि पॉपुलेशन कम हो रही है कर लो भाई, जब लगे कि हाँ भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मत करो ये सब चीज़ें। प्लेटो ने पूरा गार्जियन पे छोड़ दिया है, इसलिए ताकि पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस में बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नस्ल सुधार करना, यानी कि जो नस्ल अब पैदा होने वाली है उसमें सुधार करना, ताकि ऐसी ही नस्ल आगे और पॉपुलेशन और बेहतर बने। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो का यहाँ पे कहना है कि उन्हीं लोगों को मिलाया जाए, उन्हीं लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए जो क्या है आपस में काफ़ी योग्य है ना, अपर क्लास के लोग जिनके अंदर वो कैपेसिटी है, उनकी बुद्धि बहुत तेज़ है। तो ऐसे लोग जो बच्चा पैदा करेंगे वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। तो ऐसे ही लोगों का रिलेशन बनना चाहिए और इनसे जो बच्चा पैदा होगा उनको स्टेट देखेगा। लेकिन अगर कोई कुरूप बच्चा पैदा हो जाए, कुरूप वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, यानी ऐसा बच्चा जो काफ़ी मंद बुद्धि हो, या ऐसा बच्चा हो जो बिल्कुल इंटेलिजेंट ना हो, या ऐसे लोगों के द्वारा पैदा किया गया हो जो खुद ही इंटेलिजेंट नहीं है, तो बच्चा क्या इंटेलिजेंट पैदा करेंगे। तो ऐसे बच्चों को या तो मार देना चाहिए या उनका पालन पोषण स्टेट नहीं करेगा। ये बताता है यहाँ पे कौन, प्लेटो। प्लेटो ने ऐसा इसलिए कहा ताकि जो आने वाली जो पुश्तें हैं, आने वाली जो नस्लें हैं उनमें सुधार हो, सभी इंटेलिजेंट पैदा हो, है मंद बुद्धि वालों को जीने का अधिकार ही नहीं दिया इसने, तो भाई खत्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, शासक के शुद्ध विवेक की, यानी कि जब उनके पास बाल बच्चे हैं नहीं, बेबी है नहीं अभी, है तो शुद्ध मन होगा उसका, उसके मन में कुछ जो सपने हैं, परियों के सपने वो नहीं आएंगे, उसके जो अंदर की फीलिंग्स है वो धीरे धीरे ख़त्म सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो अपने ऊपर और अपने प्रजा पे ध्यान दे पाएगा। अगर एक राजा के पास परिवार होगा तो उसकी जो विवेक है, उसकी जो बुद्धि है वो भटक जाएगी, वो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देगा, लड़ाई झगड़े में रह जाएगा, जनता पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा कि प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसका कॉन्शियस जो माइंड है वो फ्री होना चाहिए भाई, बिल्कुल फ्री होकर मुक्त रूप से वो काम कर सके अपना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्य में एकता। डैट मीन्स अगर एक राजा के पास, एक फिलोसफर किंग के पास ना ही अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ना ही कोई उसके पास अपनी वाइफ है, तो ऐसे में तेरे मेरे की भावना होगी नहीं, राज्य में एकता बनी रहेगी। और यही अल्टीमेटली जो पर्पस है प्लेटो का वो था। क्लियर है यहाँ पे? आई होप आपको टॉपिक समझ में यहाँ पे आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना। अब मेन क्रिटिसाइज क्या है जिसके वजह से प्लेटो को क्रिटिसाइज किया जाता है इन पॉइंट्स के लिए, चलिए जानते हैं इसको। प्लेटो ने परिवार नामक संस्था का लोप करके भारी गलती की है। आप जरा खुद बताओ कि जब धरती बनी थी स्टार्टिंग में तो सभी तो ऐसा नहीं, सबसे पहले स्टेट बन गया होगा, सबसे पहले लोगों ने अपनी फैमिली बनाई होगी, फैमिली बनाने के बाद एक विलेज बना है, देन उसके बाद एक स्टेट बना। अब जो बिल्कुल नेचुरली है, जो ऑर्गेनिक है, प्लेटो ने उसको ही ख़त्म कर दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त। इसलिए प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये कहते हुए कि बहुत बड़ी गलती कर दी प्लेटो ने, परिवार को भी अलग करके, परिवार नामक संस्था को अलग करके। सोसाइटी का मेन जो पार्ट है वो परिवार, फैमिली है। आज आपको एजुकेशन चाहे स्टेट कितना ही दे दे, जो आपको पहली एजुकेशन है वो आपको फैमिली से मिलती है। जो केयरनेस है, जो सहानुभूति है, जो प्यार है, प्रेम है, जो शिक्षा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको फैमिली ही सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार का अंत करना मानव समाज के लिए अहितकर होगा।
यानी कि एक फैमिली का अंत करके हम एक इंसान का भला नहीं कर सकते। एक इंसान पारिवारिक संगठन में रहता है और वह परिवार में ही रहने का उसका एक नेचर है, तो उसकी जो स्वाभाविक नेचर है, उसकी जो ह्यूमन नेचर है, हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते। टोटली ये अमानवीय घटना होगी। एक इंसान के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जानवरों से हम एक ही बात में अलग है कि हमारे पास माइंड है, दिमाग है और एक फैमिली है, सोसाइटी है, स्टेट है, और यही चीज़ प्लेटो ख़त्म कर रहा है। बताओ यार, फैमिली कैसे ख़त्म हो सकती है, बाल बच्चे कैसे ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार एक ऐतिहासिक संस्था है जो कि एकाएक नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से ये विकसित हुआ है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से एक जो अटैचमेंट है ये जुड़ी हुई होती है, तो हम परिवार को ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार भी मानव सहभाव से उत्पन्न होता है। जैसे स्टेट सभी इंडिविजुअल पर्सन को मिलाकर बना हुआ है, ऐसे ही एक एक इंसान को मिलाकर पूरी फैमिली बनी हुई है, और इन्हीं फैमिली को मिलाकर एक विलेज बनता है, विलेज को मिलाकर पूरा एक स्टेट बनता है। तो ऐसे में हम फैमिली कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। एक इंसान को जो सबसे पहली एजुकेशन है वो उसको अपनी फैमिली में ही मिलती है, सही का गलत का, एक नागरिकता को कैसे रहना चाहिए, एक उसके सद्गुण क्या है, उसकी सच्चाई, समाज में उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी बातें एक इंसान को उसके फैमिली, उसके माता पिता ही जो सिखाते हैं, और यही चीज़ अलग करके, यही चीज़ ख़त्म करके प्लेटो क्या सबक सिखाना चाहता है भाई। तो ये चीज़ जो है जिसके वजह से प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले, पत्नी और परिवार के प्रति प्लेटो का जो विचार है वो तथ्यों पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल जो हमारा माइंड है वो फैमिली और प्रॉपर्टी की बात करता है, और यही दोनों खत्म करके प्लेटो जो ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है इसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। इंसान रह ही नहीं सकता भाई इसके बिना। तो जो वस्तु सभी की होती है वह किसी की भी नहीं होती। जैसे प्लेटो कहता है कि जो प्रॉपर्टी है या जो फैमिली है वो किसी एक की नहीं है, वो सभी की है। अब एक की ना होकर वो सभी की है तो वो सभी उस पर ध्यान तो देते ही नहीं है भाई। रेलवे भी तो सभी की है, सभी कहाँ ध्यान देते हैं उस पर, हैं। सड़क भी तो सभी की है, रोड तो सभी की है, पार्क भी तो सभी की है। आज उसके जो बदतर हाल कर देते हैं लोग, क्या ही होता है उसका। वैसे ही जो सभी की है वो किसी की नहीं होती। इसलिए एक का होने का मतलब ये है कि वो एक बंदा उस पर अच्छे से ध्यान रख पाएगा। आज आपने नई स्कूटी ली, नई बाइक ली, कोई हल्का सा कोई टच भी क्या कर दे उसको जान निकाल दोगे आप। तो अरे टच कैसे कर, जल्दी कर, गंदा हो गया। सेम यही होता है ना। तो हमारी अपनी जो प्रॉपर्टी है हम उससे उतना लगाव रखते हैं, उतनी चाहत रखते हैं जितना हमें किसी दूसरे से नहीं हो सकता या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता। तो सेम यहाँ पे बात यही कह रहा है कि जो वस्तु सभी की होती है वो किसी की नहीं हो सकती। तो इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी है लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे, केयरलेस हो जाएंगे सारे, और ऐसी प्रॉपर्टी का जो कोई नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं रख पाएगा और ऐसी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपराध अधिक होंगे, यानी कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि फैमिली है नहीं। ऐसे में जो पिता और पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, बहन भाई का संबंध है, बुआ फूफा का संबंध है, यानी जो रिलेशन है अगर यही ख़त्म हो जाए तो ऐसे में जो झगड़े होंगे, जो पारिवारिक जो क्लेश होते हैं, हम इसको सुलझाएंगे कैसे। कोई भी एक दूसरे को मारे जा रहा है, कोई दूसरे को लपेटे जा रहा है। ऐसे में ये भी तो होता है भाई कि नहीं यार इसे मुझे कुछ नहीं बोला, ये मेरी फैमिली का ही तो है यार। एक जो फैमिली का जो अटैचमेंट होता है वो नहीं होगा सोसाइटी में, और यही बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ऐसे और अपराध बढ़ेंगे। अरे ये कौन है, लपेट दे इसको, जानता नहीं इसको मैं, क्योंकि बचपन में ही इसको अलग कर दिया था प्लेटो ने। तो भाई इसी वजह से प्लेटो को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मनोवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक, साइकोलॉजिकल एंड इम्प्रैक्टिकल है ये, जो प्रैक्टिकली इस धरती के ऊपर कभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, कौन सा, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। क्लियर है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनावश्यक योजना, यानी कि अननेसेसरी प्लानिंग। देखो प्लेटो कहता है जो समाज में जो पक्षपात है, ये जो भ्रष्टाचार है, हम इसको दूर करना चाहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एजुकेशन की पॉलिसी भी तो वो लेकर आया था प्लेटो। वो उसी को और बेहतर या उसी में कुछ और मॉडिफिकेशन करके वो अच्छे से और इम्प्लीमेंट कर सकता था। उसको ये कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइफ का कॉन्सेप्ट लाना ये बिल्कुल गलत रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी खत्म नहीं की जा सकती, फैमिली खत्म की नहीं जा सकती। इसलिए फैमिली और प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ये गलत है उसका। वो एजुकेशन का ही सहारा ले सकता था करप्शन खत्म करने के लिए, सोसाइटी में और लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो इसलिए भी उसको इस पॉइंट के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार रहित शासक की व्यवहारिक कठिनाइयाँ। दैट मीन्स जिस शासक की परिवार होगी ही नहीं तो वो ऐसी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर पाएगा जो परिवार वाले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे प्लेटो ने ये कहा कि ये क्लास वाले, इनकी फैमिली नहीं होगी, मिडिल क्लास यानी करेज जो सोल्जर वाले, इनकी भी फैमिली नहीं होगी, रीज़न फिलोसफर, और जो सोल्जर हैं वो क्रेज वाले हैं। जो नीचे जो वर्किंग क्लास वाले हैं इनकी फैमिली तो होगी ही,
अब इनकी फैमिली प्रॉब्लम को एक ऐसा बंदा सॉल्व करेगा जिसके अपने पास खुद की फैमिली ही नहीं है, तो उसको क्या पता कि फैमिली के बारे में क्या होता है, क्या दुख दर्द, कैसे लोग क्या झेलते हैं, क्या कमियां हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा गार्जियन या ऐसा फिलोसोफर किंग बनाना चाहता है प्लेटो, जिसके पास अपनी फैमिली नहीं है, लेकिन अगर इसको फैमिली वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े तो ऐसे में इसको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली इसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसने खुद अपनी ही जगह पे या अपने लेवल पे इसने फैमिली की प्रॉब्लम नहीं झेल रखी, उसको पता ही नहीं है भी मेन जो दर्द है या हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस वजह से भी प्लेटो की जो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपवित्र यौन संबंध की संभावना, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्सुअल रिलेशन बन जाएंगे जो आपस में एक दूसरे का खून का रिलेशन है, यानी कि ऐसे लोग जिनका रक्त यानी खून का रिलेशन हो, उनके बीच में भी सेक्सुअल रिलेशन बनने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों? चलिए आपको मैं समझाता हूँ। मान लो ये दो लोग हैं, जब इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन बनेगा और इनके बाद जो बच्चा पैदा होगा तो उन बच्चे को स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेगा, यानी कि इन दोनों को पता ही नहीं है क्या कि भाई इनका बच्चा कौन है। और वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, इनका जो बच्चा है वो भी एक कंडीशन, जब उनकी एज हो जाएगी सेक्सुअल रिलेशन की, और उन्हीं बच्चों के बीच में आपस में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, और उनके ही बीच में अगर रिलेशन करवाया जाए, सेक्सुअल रिलेशन करवाया जाए, कहीं बाप बेटी में रिलेशन तो नहीं हो रहा, कहीं आपस में भाई बहन तो रिलेशन नहीं बना रहे, इसी चीज़ का मेन डर है। इसी वजह से प्लेटो को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो अपवित्र यौन संबंध है, जो कि हम मानवता के रूप में बिल्कुल गलत मानते हैं इसको, इसी वजह से प्लेटो को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जिस रिलेशन के बारे में हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं रहा और वही बड़े होकर आपस में कर रहे हो उस जगह पे, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि खून के रिश्ते आपस में ये रिलेशन नहीं बना सकते। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दासों के लिए स्थान नहीं। प्लेटो ने दासों को या जो स्लेव होते हैं उनको बिल्कुल वर्किंग क्लास बिल्कुल साइड रख दिया सोसाइटी में, इनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है, इनको बिल्कुल अलग रख दिया है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सोसाइटी का हर एक इंसान पार्टिसिपेट कर सकता हो। दासों को अलग करके, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी, बिल्कुल अलग करके प्लेटो ने यहाँ पे एक इनइक्वालिटी की जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्याय सिद्धांत के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का। जैसे कि जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है भाई कि जो आपका हक है वो आपको मिल जाना चाहिए भाई, है ना, जो हम एक्चुअली में आज के टाइम पे देखते हैं। लेकिन प्लेटो क्या कहता था कि जो आपकी क्वालिटीज़ है, आपके जो एलिमेंट्स है, आत्मा है आपके जो अंदर है, उस गुण के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, यही जस्टिस है। लेकिन एक्चुअली में जो देखा जाए, अगर मान लो कि आपका बच्चा हो और इस बच्चे को लालन पोषण करना, उसको अच्छे से एक माँ समझ सकती है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली के अंदर क्या कहा उसने कि बच्चों को माँ से अलग कर दिया जाएगा, फैमिली से अलग कर दिया जाएगा। ये दुख, ये दर्द, उस माँ की ममता को बच्चा कैसे समझ पाएगा, और उस बच्चे को माँ से जब अलग कर दिया जाएगा तो उस माँ की फीलिंग क्या होगी उस टाइम, जरा सोच के देखो एक बार, पूरा कलेजा फट जाएगा उसको तो यार। तो इसलिए न्याय के विरुद्ध माना जाता है इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको इस वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये बिल्कुल बाधक है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी भी छीना गया और इसमें फैमिली भी खत्म कर दी गई। तो एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है एक इंसान को, वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए एक इंसान की जो डेवलपमेंट होती है ओवरऑल, उसमें ये बाधक, रुकावट पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगेंस्ट द लॉज ऑफ बायोलॉजी। ऐसा क्यों? देखिए, प्लेटो ने ये कहा कि जो माता पिता बहुत ज्ञानी होंगे, है ना, जिनके पास बहुत नॉलेज होगा, अगर ये सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो इनसे जो बच्चा होगा वो भी काफ़ी गुणवान होगा, उसके अंदर भी काफ़ी क्वालिटीज़ होगी, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ऐसा हो भी सकता है? नहीं भी हो सकता है भाई। इसीलिए प्रैक्टिकली रूप में देखा जाए तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। प्लेटो को इसी बात को लेकर क्रिटिसाइज भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्त्री पुरुष में भेद होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। प्लेटो का बस ये मानना है कि एक मेल और फीमेल में सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली में हम देखें तो जो फीमेल होती है वो बहुत कोमल हृदय की होती है, उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है। कोई कुछ भी कहते हैं ना, हल्की सी बात में बिल्कुल रो जाते हैं, बिल्कुल आंसू से निकाल देते हैं। लेकिन जो मेल होते हैं बिल्कुल कठोर होते हैं। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी आपको वो प्यार दिखाते नहीं हैं। अब उनके मुंह में बिल्कुल कठोर शब्द होंगे हमेशा, लेकिन उसके पीछे जो उनका जो प्रेम छुपा होता है, उनका जो प्यार छुपा होता है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि कठोरतापन होता है। तो ऐसा माना जाता है, जो एक नेचर है, स्पेशली कहा जाए। प्लेटो ने जब वुमेन वेलफेयर की जो बात कही है, इक्वालिटी की जो बात कही है, वो आज भी सीख देती है हमें, क्योंकि इसने इक्वालिटी के रूप में महिलाओं को भी उतना ही पार्टिसिपेशन का राइट दिया जितना पुरुषों के हैं। ये बात अलग है कि प्लेटो ने वर्किंग क्लास के महिलाओं को और पुरुषों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होती। तो इस बात को लेकर भी
प्लेटो को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उसने और तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको छोड़कर सिर्फ जेंडर डिफरेंस को देखा, लेकिन इसने इक्वालिटी की भी बात कही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो अपने युग का एक महान पश्चिमी विचारक हुआ, जिसने समाज के अंदर एक फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया, एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया और न्याय पे आधारित एक ऐसा राज्य बनाने की बात कही जहाँ पे लोग अपने गुण, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो क्वालिटी उनके अंदर होती है। एक इंसान के आत्मा में तीनों क्वालिटीज़ पाई जाती है, लेकिन इन तीनों में से एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आप में सबसे ज़्यादा होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप वो बन जाते हो जो क्वालिटी आपके अंदर है, चाहे वो सोल्जर की हो या फिलोसफर किंग की हो या डिजायर डेट मीन्स वर्किंग क्लास की हो। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, प्लेटो का फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स हमने खत्म किया, वर्च्यूज जिसके अंदर रीजन की बात करी हमने, डिजायर यानी कि वर्किंग क्लास, क्रेज यानी कि सोल्जर और जस्टिस, इसको हम वर्च्यूज कहा जाता है। जस्टिस का कॉन्सेप्ट देखा हमने, फिलोसफर किंग एंड क्वीन का कॉन्सेप्ट देखा हमने, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट देखा हमने, प्लेटो और डेमोक्रेसी का उसने क्रिटिसाइज किया ये कहते हुए कि डेमोक्रेसी भीड़ तंत्र है, यहाँ पे लोग अनपढ़ लोग भी शासन करने लग जाते हैं और ऐसे लोग कानून बना रहे होते हैं जिनको खुद कानून का ज्ञान नहीं होता, ये कहते हुए इसने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद हमने देखा वुमेन एंड गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफिक एजुकेशन एंड इसका हमने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखा, और इसके बाद एक गुड लाइफ के लिए आइडियल स्टेट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोस्त, इस वीडियो के अंदर प्लेटो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। इस टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नोट्स को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को हो सके तो अपने सभी जगह शेयर कीजिए। आज इस टाइम मेरे मोटिवेशन का जो सोर्स है वो आप सभी लोग हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो जरूर बताइएगा, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊंगा। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इसको शेयर जरूर करना, वरना प्लेटो की आत्मा आपको बहुत सताएगी। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार वहीं बनाए रखना, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। नोट्स और तमाम क्लासेस की जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है, आप जाके चेकआउट कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।